नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्राइपार्टाइट डिवीज़न जो तीन वर्गीकरण हुआ था, जिसमें पहला था पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक, जिसे हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड, फिर इसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड। हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड में देखा किस तरीके से आदि मानव घुमंतु प्रकृति से अस्थायी आवास की ओर बढ़ा। ठीक उसी प्रकार अब जो मानव जो है और विकास हुआ और एक साधारण लोगों के द्वारा असाधारण सभ्यता का विकास किया। हम लोगों ने देखा कि जब प्री हिस्टोरिक पीरियड था तो उस समय के मानव ना तो लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे। जब कुछ उन लोगों ने लिखा नहीं तो इतिहासकारों ने इसे पढ़ा ही नहीं। अब जब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आया तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में उस समय के लोग लिखना पढ़ना जानते थे, लेकिन उन लोगों ने जो लिखा आज इतिहासकारों ने इसे पूरी तरीके से पढ़ा नहीं गया है। कुछ सिंबल्स जो है लगभग 80 के आसपास में सिंबल्स इतिहासकारों ने इसे पढ़ा है और बाकी बहुत सारे सिंबल्स इसे नहीं पढ़ा जा सका है। तो हम लोगों ने अब एक नया टॉपिक प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में दो चीज़ देखेंगे, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन और एक वैदिक कल्चर। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोगों ने ये 13 टॉपिक्स को देखेंगे। 13 टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। पहला देखेंगे कि इसकी खोज कैसे हुई, शुरुआत कैसे हुआ खोज का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का खोज की शुरुआत कैसे हुआ। फिर हम लोग इसका डिवीज़न देखेंगे कि किस काल से किस काल में है इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर इसका हम लोग देखेंगे कि इसका नामकरण कैसे हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका नाम कैसे पड़ा और इसके अलग अलग और क्या नाम है। फिर इसके बाद देखेंगे इसका विस्तार कैसे हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक का था। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ और भी कोई सभ्यताएं साथ में फल फूल रही थी, उसके कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन को देखेंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग वहाँ का सामाजिक व्यवस्था, वहाँ का समाज कैसा था। फिर वहाँ का हम लोग देखेंगे राजनीतिक व्यवस्था कैसा था। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिकल सिस्टम कैसा था। फिर वहाँ का हम लोग धार्मिक व्यवस्था देखेंगे और फिर इसके बाद वहाँ का हम लोग तकनीकी विकास भी देखेंगे कि क्या उन लोगों ने तकनीकी विकास किया था तो क्या क्या किया था। फिर इसके बाद वहाँ का अर्बन प्लानिंग देखेंगे कि नगर योजना कैसा था। फिर इसके बाद कुछ साइट्स को देखेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में लगभग 2000 से अधिक साइट्स की खोज हुआ है, लेकिन हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स को देखेंगे उसमें। फिर इसके बाद उसके डिक्लाइन का कारण देखेंगे, ये सभ्यता डिक्लाइन कैसे कर गई। हम लोगों ने इसे जस्ट पहले के पीरियड में चैल्कोलिथिक पीरियड में और नियोलिथिक पीरियड में देखा कि किस तरीके से जो मानव जो था अब अस्थाई आवास बना चुका। नियोलिथिक एज में क्या किया कि ये लोग का फिक्स्ड सेटलमेंट हुआ, फिक्स्ड हैबिटेट होने के वजह से ये लोगों ने कृषि और साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन का शुरुआत किया। फिर देखे हम लोग कि मेहरगढ़ से एक प्राप्त हुआ है कि वहाँ एक गांव का साइट मिला है। सबसे पहला अर्लीस्ट एविडेंस वहाँ पर क्या मिला है, विलेज साइट मिला है। धीरे धीरे ये विलेज साइट मिला है, मतलब लोग वहाँ अब अस्थायी रहने लगे। तो लोग धीरे धीरे ये मेरा घर है, ये तुम्हारा घर है, धीरे धीरे ऐसे करके गांव विकसित हुआ। ये गांव विकसित होते होते अब इंडस वैली सिविलाइजेशन आकर ये सोसाइटी अब कैसा बन गया, अर्बन सोसाइटी बन गया। ये सोसाइटी क्या हो गया, अब अर्बन सोसाइटी बन गया है। हम लोगों ने इसकी खोज को देखेंगे तो यहाँ पर 19th सेंचुरी के आसपास में अंग्रेज यहाँ पे शासन करने के लिए आए हुए थे। तो यहाँ पर एक ब्रिटिश अधिकारी है चार्ल्स मैसन, ये आर्कियोलॉजिस्ट भी है। तो चार्ल्स मैसन ने क्या किया कि एक हड़प्पा का टीला देखा, एक हड़प्पा का क्या देखा, ये टीला देखा, इस टाइप का कोई टीला था। बोला कि हड़प्पा का टीला दिखा। इसके बारे में चार्ल्स मैसन का कहना है कि इस टीले के सभ्यता का संकेत लगता है कि इसके अंदर कोई सभ्यता विकसित हो रहा है। मतलब इस टीले को देख के बोला कि इसे यदि खुदाई होता है तो इसके अंदर कोई सभ्यता का संकेत मिलता है। लेकिन ये लोग यहाँ पर आए हुए थे यहाँ शासन करने के लिए, रूल करने के लिए,
तो फिर इसकी बातों को ध्यान दिया नहीं गया। ये कब की बात है? 1826 का बात है। फिर इसके बाद कनिंघम ने 1853 और 1873 में एक हड़प्पन सिल्स मिला, इसको हड़प्पन सिल्स मिला। इन इसने भी बताया कि यहाँ भी लगता है कि कोई सभ्यता का संकेत है। कौन सा? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के आसपास में। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के आसपास में क्या है? एक ऐसा लगता है कि इसे देख कर के कोई सभ्यता का संकेत है। फिर लोगों ने क्या किया? नहीं ध्यान दिया। फिर इसके बाद यहाँ पर अंग्रेज़ों ने क्या किया? रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो दो अधिकारी ब्रेटन ब्रदर्स दोनों ने 1856 के आसपास में क्या किया कि रेलवे लाइन का काम चल रहा था, तो उस उत्खनन के दौरान में कुछ साक्ष्य प्राप्त हुआ और बोला कि इस यहाँ पे कुछ सभ्यता पहले से विकसित थी। और इसके बाद जो है 1856 के बाद 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना कब? 1861। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद आगे चल करके 1904 में 1904 में लॉर्ड कर्जन का पीरियड है। किसका है? 1904 में कर्जन का पीरियड है। तो कर्जन के पीरियड के अंतर्गत में यहाँ पर एक डिपार्टमेंट खोला गया, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट खोला गया 1904 में। तो ये डिपार्टमेंट जब खोला गया तो उसके बाद 1904 के बाद लोगों ने यहाँ महत्व देना शुरू कर दिए। जब भारत में जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट खुला तो यहाँ पर क्या हुआ? 1921 में 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी को नियुक्त किया गया कि यहाँ पर इस साइट में पिछले जितने भी चार्ल्स मैसन और कनिंघम जो कह रहा था उसकी क्या करना? खुदाई की प्रक्रिया चालू हुई। हम पहले भी बता चुके थे कि खुदाई जो होता है वो एक हॉरिजॉन्टल मेथड होता है और एक वर्टिकल मेथड होता है। एक्सकेवेशन का जो तरीका है ये दो तरीके से, और दोनों में एक्सपेंसिव ज़्यादा मतलब खर्चीला ज़्यादा कौन है? तो हॉरिजॉन्टली ज़्यादा खर्चीला है। ज़्यादा ही क्या है? खर्चीला। जैसे ये साइट है, ये साइट भारत सरकार के अंतर्गत में आ गया। मान लेते हैं कि यहाँ पे इतिहासकारों को लगा, आर्कियोलॉजिस्ट को लगा, पुरातत्वविदों को लगा कि यहाँ पर कोई सभ्यता विकसित हो रहा। तो यहाँ पे जब खुदाई होगा तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डायरेक्ट खुदना चालू हो जाएगा जैसे तैसे। इसकी प्रक्रिया बहुत बारीकी से होता है, ब्रश के माध्यम से। फिर इसके बाद और भी बहुत सारे उपकरण होते हैं खुदाई करने का। तो जैसे मान लेते हैं कि जैसे ये मिट्टी है, ये एक लैंड का टुकड़ा है। मान लेते हैं कि यहाँ पे खुदाई चालू हुआ, जो सॉफ्ट मिट्टी है उसे खोद कर निकाल दिया गया और जो हार्ड मिट्टी है उसको छोड़ दिया गया। तो ऐसे ही करते करते एक लंबे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली टेक्निक के मेथड से देखा गया। तो जब ये खोदा गया तो एक बड़ा सा सभ्यता का साक्ष्य मिला। तो जो सॉफ्ट मिट्टी था उसको खोद दिया गया और बाकी जो हार्ड मिट्टी था उसको धीरे धीरे छोड़ दिया गया। मान लेते हैं यहाँ सॉफ्ट था तो यहाँ पे खोदा गया वहाँ तक, फिर जब हार्ड लगने लगा उसको छोड़ दिया गया। तो पता चला कि अंदर में कोई घर सा या कोई एक बड़ा सा साइट देखने को मिला। तो इस तरीके से खुदाई हुआ। तो सबसे पहला कहाँ? हड़प्पा साइट का खुदाई हुआ। सबसे पहले किसका खुदाई हुआ? हड़प्पा साइट का। दयाराम साहनी ने करवाया। फिर इसके बाद 1922 में 1922 में तो 1922 में 1922 में फिर मोहनजोदाड़ो साइट का एग्जीक्यूशन हुआ। मोहनजोदाड़ो, और ये कौन था इसमें? राखालदास बनर्जी। 1922 में। तो पहला साइट था हड़प्पा और दूसरा साइट कौन था? मोहनजोदाड़ो। 1921 और 1922 में ये प्रक्रिया चालू हुआ। फिर इसके बाद जो है एग्जीक्यूशन कंटिन्यूअस चालू रहा और आज रिसेंट के समय में ये एग्जीक्यूशन भी चालू है। अभी तक लगभग कुछ इतिहासकारों ने इसे 2 से 3 हज़ार साइट्स का साक्ष्य प्राप्त मिला है। 2000 से 3000 लगभग। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका टाइम डिवीज़न। किस टाइम डिवीज़न में देखेंगे
कि कोई भी सभ्यता है ना तो वो अचानक विकसित होता है और ना ही वो अचानक डिक्लाइन करेगा, तो इसका एक टाइम पीरियड होगा। तो इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला फेज़ है जो प्री हड़प्पन फेज। फर्स्ट जो है प्री हड़प्पन फेज, जो 3500 बीसी से लेकर के 2500 बीसी, ये प्री हड़प्पन फेज में। फिर इसके बाद ये हड़प्पन फेज के बाद एक मैच्योर फेज है। मैच्योर फेज जो है 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी, और इसके बाद जो है लेट हड़प्पन फेज 1750 बीसी से लेकर के 1200 बीसी। तो कोई भी सभ्यता जो है वो अचानक धीरे धीरे क्या करता है, बढ़ता है, और फिर जा कर के मैच्योर होता है, और फिर उसका वो डिक्लाइन होता है। तो लेट हड़प्पन फेज थर्ड। तो प्री हड़प्पन जो साइट है उसमें कालीबंगन है, राखी गढ़ी है, और भी बहुत सारा साइट है। फिर मैच्योर फेज में हड़प्पा, मोहनजोदारो और धोलावीरा, और लेट हड़प्पन फेज में रंगपुर और रोजदी। रंगपुर और रोजदी ये गुजरात में है, भगवानपुर हरियाणा में है, आलमगीरपुर और हुल्लास यूपी में है। ये जो साइट का जो है इसे हमको याद रखना है कि ये किस स्टेट में है। कभी कभी मैच द फॉलोइंग एग्ज़ाम में आ जाता है। तो कालीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान में है। राखी गढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा में। मोहनजोदारो और हड़प्पा ये सिंध वाले रीजन में। फिर धोलावीरा कहाँ, गुजरात। रंगपुर और रोजदी कहाँ, गुजरात। भगवानपुर हरियाणा। आलमगीरपुर और हुल्लास ये यूपी में। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकारों ने इसे मैच्योर फेज जो है इस पूरे कार को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी को मानता है। और 21 मेथड से C14 कार्बन डेटिंग मेथड से। हमने बताया था जब पॉटरी का जो पता करते हैं कि ये कितना पुराना है, तो ये जो टेक्निक था थर्मोलुमिनिसेंस मेथड। थर्मोलुमिनिसेंस मेथड का मतलब है कि जैसे कोई पॉटरी है, तो ये पॉटरी क्या करेंगे, इसे हम लोग पकाएंगे। तो इसे ये नहीं बताना है कि ये पॉटरी जो है, जो जिस मिट्टी से बना, ये मिट्टी कितनी पुरानी है। ये जब मिट्टी इसका से पता करेंगे तब कार्बन डेटिंग मेथड से, जब इसका एस्टिमेशन हम इसका एज बताएंगे कि मिट्टी कितनी पुरानी है, तब ये C14 हो जाएगा। लेकिन बोलेंगे ये पॉटरी कब बनी है, तो ये जो है पकाया कब गया है, ये जब पकाया कितना पुराना गया है, कि कितने लेयर पे पकाया गया है, तो वो थर्मोलुमिनिसेंस मेथड है। तो हम लोगों ने क्या करेंगे, टाइम डिवीज़न जो देखा ये मैच्योर हड़प्पन फेज का, तो ये है C14 कार्बन डेटिंग मेथड जो है ये C14 का है। फिर इसके बाद हम लोग इसका नामकरण देखेंगे कि इसका आखिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का नामकरण कैसे हुआ। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का नामकरण जो है IVC का जो नामकरण हुआ है, तो ये ज़्यादातर जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साइट्स है, ये सारे इंडस नदी के किनारे या फिर उसके ट्रिब्यूटरी के किनारे बसा है। इसलिए इसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सारे किसके नदी के किनारे बसा हुआ है, मेनली ये इंडस नदी के किनारे बसा हुआ है या फिर उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे बसा हुआ है। इसलिए हम लोग इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। फिर इसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसे कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला साइट खोजा गया जो मेजर साइट है वो भी हड़प्पा है, इसलिए इसे हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। और हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ एक कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन फल फूल रहा था जिसका नाम था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये जो सिविलाइजेशन है आज के इराक, ईरान, ये सब जगहों पे है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो ये इस सिविलाइजेशन के लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, ये लोगों का व्यापार होता था, ये लोगों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था इंडिया के साथ, मेसोपोटामिया से। तो वहाँ के लोग, मेसोपोटामिया के लोग, वहाँ के इंस्क्रिप्शन में पता चला है कि ये लोग जो व्यापार करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ना कह करके वहाँ पे मेलुहा शब्द का इस्तेमाल किया है। तो ये लोग हमेशा मेलुहा सिविलाइजेशन के बारे में बात किया है, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही मेलुहा सिविलाइजेशन भी कहा जा सकता है। तो इसका 3 नामकरण, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन और मेलुहा।
मेलुहा नाम कौन दिया? तो मेसोपोटामियन लोगों ने दिया। फिर इसके बाद हम लोग इसका चौथा देखेंगे। चौथा जो है इसका विस्तार को देखेंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक विस्तार था। तो हम लोगों ने इसका विस्तार देखेंगे तो नॉर्थ में जो है ये एक साइट है जम्मू और कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में मांडा, और साउथ में कौन सा है? दैमाबाद। वेस्ट में कौन है? सुटका गेंडोर, और ईस्ट में आलमगीरपुर। तो ईस्ट में जो आलमगीरपुर है ये हिंडन नदी के किनारे है, और वेस्ट में जो सुटका गेंडोर है ये दास्क नदी के किनारे है, और नॉर्थ में जो मांडा है वो चेनाब नदी के किनारे है, और दैमाबाद जो है ये परवरा नदी के किनारे है। इसका जो विस्तार है लगभग ये विस्तार है इसका पूरा जो फैला हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका जो एरिया है लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। लगभग कितना है? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। आई इंडिया का पूरा एरिया में ये 40% है लगभग। ये पूरे भारत का ये सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन कितना? 40% है। और इसका जो शेप है इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये क्वाड्रिलेटरल है। ये कैसा है? क्वाड्रिलेटरल। जैसे जैसे इतिहासकारों ने या आर्कियोलॉजिस्ट ने साइट्स की खोज प्राप्त किया तो ये लगभग पहले ये ट्रायंगुलर शेप का होता था, लेकिन अब धीरे धीरे साइट्स और बढ़ते जा रहा, इसका शेप अब कैसा होते जा रहा? क्वाड्रिलेटरल होते जा रहा। रिसेंट में जो डिस्कवर्ड साइट किया गया है वो राता दिया री ढेरी। कौन? राता दिया री ढेरी। ये कहाँ पर है? राजस्थान में। ये कब खोजा गया? 2025 में। ये रिसेंट न्यूज़ भी है कि राता दिया री ढेरी कहाँ पे? राजस्थान में 2025 में रिसेंट। और लगभग 2000 साइट, इनफैक्ट 2000 और 3000 से भी अधिक साइट्स को क्या किया? खोजा गया। और सबसे अधिक साइट जो मिला है वो गुजरात में मिला है। अकेले यहाँ 200 से 300 साइट मिला है। तो सबसे रिसेंट खोज कौन सा है? हड़प्पन सिविलाइजेशन का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, राता दिया री ढेरी। ये कहाँ पर है? राजस्थान। आर से राता दिया, आर से राजस्थान। ये कब खोजा गया? 2025 में। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकालीन सभ्यता कौन कौन है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ ये रहा मेरा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये रहा मेरा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके साथ साथ यहाँ पे नील रिवर, नाइल नदी। तो यहाँ पर जो सभ्यता विकास हुआ इजिप्शियन सिविलाइजेशन। फिर इसके बाद यहाँ पर जो हुआ इराक, ईरान, आज का इराक, ईरान, टर्की, ये सब का कुछ भाग जो है ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये कौन से नदी के किनारे? टिग्रिस एंड यूफ्रेटस नदी के किनारे। इसे ही हम लोग दजला फरात नदी भी कहते हैं। टिग्रिस एंड यूफ्रेटस नदी के बीच का जो सभ्यता जो है डेवलप हुआ है कौन? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है ये 4 भाग में विभाजित है। सुमेरियन की सभ्यता, आसिरियन, अकाडियन और बेबीलोनियन। सुमेरियन, आसिरियन, अकाडियन और बेबीलोनियन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन 4 भाग में डिवाइड था। और बेबीलोनियन जो है यही एक शहर है इराक में आज, बेबीलोन। तो बेबीलोन में ही कौन मरा था? सिकंदर ग्रीक का रहने वाला था, और भारत से जब लौट रहा था तो ये इराक में आकर के बेबीलोन शहर में मर गया। और सिकंदर जो, इसके घोड़े का नाम बेकुफेलस। इसके घोड़े का नाम क्या था? बेकुफेलस। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के यदि हम ईस्ट में जाएं, नॉर्थ ईस्ट में, तो ये जो है चाइनीज सिविलाइजेशन डेवलप था, उसी के समकालीन था, जिसे हम लोग हुआंग हो भी कहते हैं। कौन से नदी के किनारे? ये येलो रिवर नदी के किनारे। येलो रिवर नदी के किनारे ये चाइनीज सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के साथ 3 सिविलाइजेशन और विकसित हो रहा था। कौन कौन? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन और चाइनीज सिविलाइजेशन। इन चारों में सबसे पुराना जो है सभ्यता जो है वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। चारों में सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन है? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। लगभग 4 से 5000 बीसी पहले की बात है। ये जो टाइम पीरियड है, इतिहासकारों ने इसे अलग अलग रखता है कि किसी बुक में ये अलग भी थोड़ा आगे पीछे रहे। तो डेट से हमें उतना नहीं ध्यान देना है, कि बस एक अंदाज़ा रखना है कि इस टाइमलाइन के बीच में है।
इस टाइमलाइन के क्या है, बीच में है। जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था, हम लोगों ने पहले ही देखा कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में क्या था कि व्यापार होता था किसके साथ, इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के साथ किसका, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का क्या होता था, व्यापार होता था। तो यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन मिला है मेसोपोटामिया में, जिसका नाम है क्यूनिफॉर्म इंस्क्रिप्शन, क्यूनिफॉर्म इंस्क्रिप्शन। और यहाँ पर ये लोगों ने क्या किया, सबसे पहले पूरे विश्व का स्क्रिप्ट डेवलप किया। अब वो स्क्रिप्ट जो था पिक्टोग्राफिक था, पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक मतलब सिंबॉलिक, सिंबल के फॉर्म में लिखा रहेगा। जैसे ऐसे रहा, फिर इसके बाद ऐसे रहा, तो कुछ सिंबल लिखा रहेगा। तो सबसे पहला जो स्क्रिप्ट है वो डेवलप जो हुआ है पूरे वर्ल्ड में, वो कौन सा है, मेसोपोटामियन का स्क्रिप्ट। तो ये कहाँ में मिला है, क्यूनिफॉर्म इंस्क्रिप्शन। और ये किसके बीच में इसका संबंध था, मेसोपोटामिया का भारत के साथ, इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ इसका क्या होता था, ट्रेड होता था। नेक्स्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सामाजिक व्यवस्था कैसा था, वहाँ वहाँ का समाज कैसा था, समाज कितने भाग में वर्गीकरण था इसका, समाज कितने भागों में बटा था। तो समाज वहाँ जो था 6 भागों में क्लासिफाइड था। कितने भागों में, 6 भागों में। कौन कौन, पहला था पुरोहित वर्ग, डेट्स ए प्रीस्ट क्लास। फिर इसके बाद वॉरियर क्लास, योद्धा वर्ग। फिर इसके बाद मर्चेंट क्लास, व्यापारी वर्ग। फिर इसके बाद किसान वर्ग। हम बताए थे कि किस तरीके से मानव जो है, मानव जब सेटल्ड कर गया, फिक्स्ड हैबिटेट हो गया, तो वहाँ कृषि होगा, तो कृषि होगा तो किसान वर्ग मिलेगा ही। और फिर वो लेबर क्लास वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे कृषि होगा। और फिर इसके बाद एक और डेवलप हो गया पॉटरी क्लास। कौन सा, कुम्हार वर्ग, जो आज जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, पॉटरी क्लास। तो ये डिवीज़न जो है समाज जो है 6 भागों में विभाजित था। लेकिन ये 6 भागों में जो विभाजित था, ये कर्म आधारित था। क्या था, कर्म आधारित, जन्म आधारित नहीं था। ऐसा नहीं कि एक प्रीस्ट क्लास का है तो इसके जो फैमिली होगा वो प्रीस्ट क्लास में ही कहलाएगा, नहीं। यदि उसका फादर प्रीस्ट क्लास में है तो उसका बेटा जो है वो वॉरियर क्लास में भी हो सकता है। यदि योद्धा टाइप का होगा तो वॉरियर क्लास में होगा। यदि बिजनेसमैन होगा तो मर्चेंट क्लास में रहेगा। और यदि एग्रीकल्चर करेगा तो पीजेंट क्लास में चला जाएगा। और यदि वो मिट्टी का बर्तन वगैरह बनाएगा तो वो पॉटरी क्लास में चला जाएगा। तो ये कर्म आधारित है, अभी जन्म आधारित नहीं है। तो हड़प्पन सोसाइटी जो है ये सेकुलर माना जाता है। क्या है, सेकुलर सोसाइटी है। तो ये जो है ये कर्म आधारित है, तो ये सेकुलर हुआ। कैसा है, एक ही फैमिली में सभी लोग क्या है, अलग अलग क्लास में हो सकता है एक ही फैमिली। लेकिन आज के समय में ये जन्म आधारित है। किस पे है, जन्म पे आधारित है। मतलब एक क्लास में यदि कोई जन्म लिया तो उसका पूरा फैमिली जो है वो उसी में रहेगा, उसी क्लास में रहेगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में ये कर्म आधारित है, कर्म के आधार पर है। जो जैसा कर्म करेगा उसको उसी क्लास में रखेंगे। वो पीजेंट्स भी हो सकता है, लेबर भी हो सकता है, पॉटर भी हो सकता है, और प्रिस्ट क्लास भी हो सकता है। फिर इसके बाद यहाँ का जो सोसाइटी था ये मातृ सत्तात्मक समाज था, मैट्रियार्कल सोसाइटी था। कहने का मतलब वुमेंस का कंडीशन जो था वो बेटर था। यहाँ पर महिलाओं का जो कंडीशन था बेटर था। मतलब जो योग्य होगा राजा वही होगा। यदि महिला योग्य है तो महिला प्रिस्ट क्लास भी हो सकती है, महिला रूलिंग क्लास में भी हो सकती है, मर्चेंट क्लास में भी, पीजेंट क्लास में भी। मतलब इन सभी में महिलाओं हो सकती है, बस योग्यता के आधार पर है। यदि जो योग्य होगा राजा वही होगा, तो पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है। इसलिए यहाँ महिलाओं का कंडीशन जो है वो बेटर है। फिर इसका जो महिलाएँ थी, जो समाज था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय जो समाज था, उस समय ऑर्नामेंट्स और बीड्स, मोती वगैरह ये लोग क्या करते थे, डेकोरेशन। मतलब पुरुष और महिला क्या करता था, अपने इस्तेमाल करने, अपने पर डेकोरेशन का इस्तेमाल करने के लिए बीड्स, मोती का, और ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था। और जो समाज था, तो अब तो हम बताएं कि ये लोग पूरी तरीके से अब सेटल्ड हो गया, अब तो अर्बन लाइफ भी हो गया है। तो ये लोग जो है इन लोग का जो मनोरंजन का जो साधन है, खाना वाना ये सब बना करके अब ये लोग मनोरंजन भी करेगा। तो मनोरंजन का जो साधन है, ये लोग चेस खेलता था। आज का मॉडर्न जो चेस है ये उस समय से चला आ रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, प्लेइंग
चेस। और ये प्लेइंग चेस जो है ये सबसे पहले भारत ने ही आविष्कार किया। इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरुआत है। पूरे वर्ल्ड में चेस का आविष्कारक कौन है? भारत। प्लेइंग चेस। फिर इसके बाद ये लोग जुआ खेलता था, जिसमें पासा वगैरह, वो लूडो वगैरह खेलता था। फिर इसके बाद जब समय मनोरंजन का रहता था, निकाल करके ये लोग डांसिंग, हंटिंग, फिर इसके बाद मछली पकड़ना, ये सब काम करता था। तो मनोरंजन के साधन क्या होगा? प्लेइंग चेस इन्वेंटेड इंडिया, प्लेइंग चेस। फिर इसके बाद ये लोग डाइस, डांसिंग, हंटिंग और फिशिंग। यहाँ का जो दफनाने का जो तरीका है, दफनाने का जो तरीका है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ये 3 तरीके से है। फुल ब्यूरियल मेथड, पार्शियल ब्यूरियल मेथड और क्रीमेशन। पूरे शरीर को क्या करेंगे? डेड बॉडी को जमीन के अंदर गड्ढा कर करके क्या करेंगे? इस बॉडी को डाल देंगे और फिर इसका इसे ढक देंगे। तो फुल ब्यूरियल मेथड। पार्शियल ब्यूरियल मेथड में डेड बॉडी को क्या करेंगे? पहले ओपन स्पेस में छोड़ देंगे, या कहीं जंगल में इसे रख देंगे, ओपन स्पेस छोड़ देंगे, या कहीं जंगल वगैरह में। और फिर इसके बाद पशु पक्षी इसे खाएंगे, और फिर इसे खाने के बाद जो भी अवशेष बचेगा, फिर इसे हम लोग ला करके मिट्टी कोड़ कर क्या करेंगे? इस डेड बॉडी को डाल देंगे। तो इसे हम लोग पार्शियल ब्यूरियल मेथड करेंगे। और थर्ड जो है, बॉडी को क्या करेंगे? आग से जला देंगे, अग्नि में। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? क्रीमेशंस। यहाँ पर जो है एक ताबूत मिला है। कहाँ पे? हड़प्पा साइट में। हड़प्पा साइट में एक ताबूत मिला है, वो लकड़ी का ताबूत है। वुडन कॉफिन, वुडन कॉफिन मिला, एक ताबूत मिला है। ताबूत एक तरह का बॉक्स है, लकड़ी का एक तरह का बॉक्स है। और ये जो बॉक्स है, इसी बॉक्स में क्या करेंगे कि डेड बॉडी को रख देंगे, और फिर इसे ज़मीन को कोड़ करके इस बॉक्स को रख देंगे, जो आज के समय में क्रिश्चियन में भी देखने को मिलता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ताबूत। ये कहाँ मिला? हड़प्पा साइट में। लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि यहाँ पुरुष का स्केलेटन है और यहाँ महिला का स्केलेटन हो, दोनों एक साथ दफनाया गया। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता, कोई भी एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। सती का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पे वुमेंस का कंडीशन बेटर है, वुमेंस का कंडीशन बेटर है, और साथ ही साथ ये कर्म आधारित है। तो महिला यदि योग्य है तो पृष्ठ क्लास में भी हो सकती है, महिला यदि योग्य है तो वो पॉटरी क्लास में भी जा सकती है, यदि वो किसी और क्लास में है तो उसमें भी जा सकती है। तो इसलिए ये जन्म के आधारित ना होकर के कर्म आधारित है, इसीलिए बेटर कंडीशन है यहाँ वुमेन का। तो यहाँ कोई भी सटीक प्रैक्टिस नहीं पाया गया। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ का सिंबल को देखेंगे, सिंबल को देखेंगे। स्क्रिप्ट, यहाँ का जो स्क्रिप्ट है, लिपि जो है इंडस वैली में लगभग 400 से 600 सिंबल्स हैं, और ये पिक्टोग्राफिक है। कैसा है? सिंबल्स के फॉर्म में है, भाव चित्रात्मक है। तो कैसा? कुछ सिंबल्स के फॉर्म में है। जैसे मान लेते हैं इस टाइप से कोई सिंबल है, इस टाइप से क्या है? सिंबल है। और ये पूरी तरीके से इंडिजीनियस है। इतिहासकारों का मानना है कि जो इस समय का जो पैरेलल सिविलाइजेशन था, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट जो है इतिहासकारों ने उसे पढ़ा है, जबकि यहाँ के स्क्रिप्ट को इतिहासकारों ने नहीं पढ़ पा रहा है। और यहाँ का जो स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट वहाँ पे नहीं मिला है। इसका मतलब है कि ये पूरी तरीके से क्या है? इंडिजीनियस है। ये पूरी तरीके से क्या है? यहाँ के लोगों ने ही डेवलप किया है। और 400 से 600 सिंबल्स में लगभग 80 सिंबल्स को पढ़ा जा सका। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसे डिसिवर्ड कर लिए हैं कि इस स्क्रिप्ट को, लेकिन ये कहना उचित नहीं है। क्योंकि मान लेते हैं जैसे कि एक शब्द है एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन शब्द हम पढ़ ले रहे हैं, डिसिफर भी कर लिए कि एरोप्लेन मतलब जहाज। अब इस एरोप्लेन में मान लेते हैं कि हम ए को जानते हैं, आर को जानते हैं, पी को जानते हैं, और ई को जानते हैं, एन को जानते हैं, और बाकी लेटर्स को हम नहीं जानते हैं। तो इसका मतलब ये, वो बाकी लेटर्स को हम नहीं जान रहे, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, या फिर कोई अलग मीनिंग निकल जाए, कुछ अलग वर्ड हो जाए। तो जब तक हम पूरा नहीं पढ़ेंगे तब उसका मतलब हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए कुछ इतिहासकारों ने इसे बोला कि इसे हम पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाए हैं। जब तक नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर पूरा शब्द पता नहीं चलेगा। और यहाँ का जो लोगों का लिखने का जो स्टाइल था, तो ये लोग जो लिखते थे राइट टू लेफ़्ट लिखते थे। किधर? हम लोग अभी किधर से लिखते हैं? लेफ़्ट टू राइट। लेकिन इस समय के लोगों ने क्या किया? कहाँ से? राइट से लेफ़्ट की ओर लिखते थे। अब सवाल खड़ा होता है
कि ये कैसे पता कि लोग राइट से लेफ्ट लिखते थे। अब कोई चीज़ लिखा हुआ तो ये कैसे पकड़ में आएगा कि राइट से लिखा हुआ कि लेफ्ट में लिखा हुआ। जब तक कि डेसिफर्ड ही नहीं हुआ तो ये पता कैसे चलेगा कि लेफ्ट से कि राइट से है। तो इतिहासकारों ने बताया कि हम जब भी लिखते हैं, मान लेते हैं कि हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं, तो जैसे हम लिख रहे हैं पूरे शरीर को दफनाया गया, सपोज दैट हम लिख रहे हैं पूरे शरीर को दफनाया गया, तो होता क्या है कि जब हम लेफ़्ट से राइट लिख रहे होते हैं तो इन वर्ड्स के बीच में, अल्फ़ाबेट्स के बीच में गैपिंग अच्छा खासा रहता है, लेकिन जैसे जैसे राइट में जाते हैं वो आपस में कंजस्टेड होते जाता है। जैसे मान लेते हैं इसी के समय में तो पिक्टोग्राफी के यहाँ लिखे हैं ठीक लिखे हैं, इंडोजीनियस यहाँ ठीक लिखे हैं, लेकिन आगे जा कर के इधर कंजस्टेड होने लगा। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हम लेफ़्ट से लिखते हैं, मतलब गैप जो है वो ठीक है, लेकिन जब इधर आए तो ये कंजस्टेड होने लगा। मतलब इसी में ही क्या करेंगे, इसी लाइन में हम इसे क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। तो इसका ये पता चलता है कि ये लेफ़्ट से राइट की ओर लिखा है। तो ठीक उसी प्रकार ये लोगों ने जो सिंबल लिखा है, मान लेते हैं कुछ सिंबल्स जो है ये ऐसे करके है, इधर ठीक गैपिंग है, ये सिंबल के बीच में गैपिंग है, लेकिन जैसे आगे का जो है सिंबल्स, ये सिंबल्स के बीच में कंजेशन है। कहने का मतलब राइट से जैसे जा रहे हैं तो गैप कम होते जा रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं ये राइट से लेफ्ट की ओर लिखा गया है। और एक और पाया है ये लोगों ने कि राइट से लेफ्ट की ओर लिख रहा है, तो एक जगह बहुत जगह ऐसा भी पाया गया है कि ये लोग बुस्ट्रोफेडॉन स्टाइल से लिखते थे। कहने का मतलब इधर से गैपिंग ठीक है, फिर इधर कंजेस्टेड होने लगा, फिर इधर क्या हुआ, कंजेस्टेड होने लगा। अब फिर इसके बाद ये लोगों ने क्या किया, फिर इधर से गैपिंग ठीक रखा, फिर इधर कंजेस्टेड होने लगा। फिर जब इधर से लिखना चालू किया तो यहाँ से गैप ठीक रखा और फिर कंजेस्टेड चालू किया। कहने का मतलब अल्टरनेट ये लोग राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट, मतलब यहाँ लिखा फिर यहाँ से ऐसे लिखा, फिर यहाँ से ऐसे लिखा, इस टाइप से। तो इसे हम क्या कहेंगे, बुस्ट्रोफेडॉन। ये लोग कैसे लिखते थे, राइट टू लेफ्ट लिखते थे, लेकिन कहीं कहीं इतिहासकारों ने पाया कि ये लोग राइट से लेफ्ट होते हुए और फिर लेफ्ट से राइट होते हुए फिर राइट से लेफ्ट होते हुए, इस मेथड को हम लोग बुस्ट्रोफेडॉन मेथड बोलते हैं। और जो सिंबल्स है 400 से 600 सिंबल्स जो हैं, तो हम लोग जो लेटर लिखते हैं, अल्फ़ाबेट जो लिखते हैं ए से लेकर जेड तक, तो बहुत बार एक ही अल्फ़ाबेट बार बार रिपीट होता है। तो ऐसे ही ये लोग का सिंबल्स बार बार रिपीट होगा कोई, तो सबसे ज़्यादा जो सिंबल्स जो रिपीटेशन है, जो सबसे ज़्यादा सिंबल्स है वो मछली का है। ये किसका है, मछली का, इस टाइप से बना हुआ सिंबल्स है। तो ये जो मछली का है सिंबल सबसे ज़्यादा, तो इस पे भी इतिहासकारों ने बहस किया। कुछ लोगों ने इसे ड्राविडियन बताया, कुछ लोगों ने अपना बताया। ड्राविडियन बताया कि फिश का मतलब क्या है, अशोक पारपोला ने बताया कि इस फिश का मतलब क्या है, कुछ लोगों ने अलग बताया। तो सबसे ज़्यादा किसका सिंबल्स है, मछली का है। फिर इसके बाद धोलावीरा एक साइट है गुजरात में, धोलावीरा एक साइट है, वहाँ साइन बोर्ड है। जैसे ये एक साइन बोर्ड है, बोर्ड में कुछ लिखा हुआ मिलेगा, तो यहाँ पर 10 सिंबल का एक बोर्ड मिला, मान लेते हैं ऐसे लिखा हुआ है, तो ये कितना टोटल 10 है सिंबल है। कहाँ मिला है, धोलावीरा में। लेकिन सबसे जो बड़ा जो लेटर है, बड़ा जो लेटर है, जैसे मान लेते हैं कि ब्यूरियल है, तो ये कितना लेटर का है, 6 लेटर का है। तो ऐसे कोई बड़ा भी होगा, तो सबसे बड़ा जो है पाया गया अभी तक में वो हड़प्पन सिल्स में पाया गया। इस टाइप का हड़प्पन सिल्स में जो 26 सिंबल है टोटल, मतलब एक लेटर में 26 सिंबल एक साथ लिखा हुआ है। तो ये कहाँ पाया गया, हड़प्पन से, जो सबसे बड़ा अब तक का इंस्क्रिप्शन में है। अब तक का सबसे बड़ा इंस्क्रिप्शन में कौन है, हड़प्पन सिल्स में 26 लेटर है। यहाँ पर देखिए ये वुडन कॉफिन है, लकड़ी का ताबूत है। ये ताबूत को बनाया गया इस तरीके से और फिर इसके अंदर डेड बॉडी को रखा गया। ये मरने के बाद इसमें क्या किया गया, लकड़ी को यहाँ पर रख दिया गया और फिर इसे ढक करके पूरी तरीके से इस टाइप से ढक देंगे और फिर इसके बाद इसे ज़मीन के अंदर में क्या कर देंगे, डाल देंगे। तो ये लकड़ी का ताबूत हो जाएगा, वुडन कॉफिन। देखिए ये देखिए कुछ सिंबल्स हैं, जैसे ये सिंबल्स ये इस प्रकार का है, ये इस प्रकार का है, ये इस टाइप से है। तो कुछ सिंबल्स है, स्क्रिप्ट है जिसको हम लोग नहीं पढ़, ये मछली के जैसा यही सबसे ज़्यादा बार सिंबल का इस्तेमाल हुआ है।
तो ऐसा स्क्रिप्ट टोटल कितना है, लगभग 400 से 600 है, जिसमें से 80 सिम्बल्स को लगभग हम लोग पढ़ सकें। कुछ इतिहासकारों ने क्या किया, इसे समझने का कोशिश किया और समझाया कि इसमें 80 सिंबल का मतलब क्या है। तो टोटल कितना है, 400 से 600। फिर यहाँ का हम लोग राजनीतिक व्यवस्था को देखेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। तो इतिहासकारों ने क्या किया कि बोला कि इतनी बड़ी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है। कितना, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक क्या किया हुआ, ये सिविलाइजेशन फैला हुआ। और इतनी बड़ी सभ्यता है तो कोई न कोई इस सभ्यता का कोई न कोई केंद्रीय सत्ता होगा, कोई ना कोई इसे सेंट्रलाइज्ड पावर होगा जो इसे चला रहा होगा। और वो बड़ी पावर जो है छोटे छोटे पावर में विभाजित हुआ होगा। तो कुछ इतिहासकारों ने इसे माना है कि कोई इसे संचालन करने के लिए कोई केंद्रीय सत्ता रहा होगा। लेकिन हिस्टोरियन के बीच में, इतिहासकारों के बीच में एक मत नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पॉलिटिकल सिस्टम है अलग अलग मानता है। जैसे डीडी कोसाम्बी और पिगट, कोसाम्बी और पिगट ने माना कि ये जो क्लास है प्रीस्ट क्लास के द्वारा मैनेज किया जाता है। किसके द्वारा ये संचालन किया जाता है, प्रीस्ट क्लास, पुरोहित वर्ग के जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, लगभग इस सभ्यता को क्या करते हैं, पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। मतलब एक तरह का ये राजा है, अभी राजा तो वर्ड बोलना सही नहीं होगा, लेकिन राजा से हम एग्जाम्पल के तौर पर ये अभी किंग रहेगा, समझ लो, प्रीस्ट क्लास। तो कोसाम्बी और पिगट का मानना है कि ये प्रीस्ट क्लास के द्वारा संचालन हो रहा है, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। लेकिन राम शरण शर्मा का मानना है कि मर्चेंट क्लास। और हम पहला क्लास में बताया कि हिस्टोरियंस अलग अलग है। राम शरण शर्मा जो है ये मर्चेंट क्लास बोलते हैं, ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है। तो ये बताए थे कि इकोनॉमिक बेस्ड को ज़्यादा ये प्रीफर करते हैं। तो राम शरण शर्मा किसको बोलेंगे, मर्चेंट क्लास के द्वारा, मतलब व्यापारी वर्ग के द्वारा ये सभ्यता का क्या कर दे रहा है, संचालन किया जा रहा है। केंद्रीय सत्ता कौन है, मर्चेंट क्लास है। जबकि कोसाम्बी और पिगट मानते हैं कि प्रिस्ट क्लास के द्वारा ये संचालन होता है। हंटर जैसे विद्वान मानते हैं कि ये डेमोक्रेटिक है। क्या है, डेमोक्रेटिक है, लोकतंत्र पर आधारित है। तो ये कुछ इतिहासकारों के बीच में ये डिबेट रहा है। और इस पॉलिटिकल सिस्टम में क्या है, पूरी तरीके से अभी भी समझा नहीं जा सका है कि ये इसका केंद्रीय सत्ता चलता कैसे था। तो अलग अलग विद्वानों का मत अलग अलग है। फिर यहाँ का हम लोग आर्थिक व्यवस्था को देखेंगे। इकोनॉमी हमेशा 3 चीज़ों पे टिका होता है कि वहाँ का एग्रीकल्चर कैसा है, वहाँ एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री भी आ जाएगा, व्यापक रूप से देखेंगे। तो वहाँ का एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री और वहाँ का व्यापार कैसा होता था। तो यहाँ का जो एग्रीकल्चर है, मेजर जो प्रोफेशन था, व्यवसाय जो था ये लोग का, मेजर मेनली जो था वो एग्रीकल्चर था। और बताए थे कि ये लोग अब फिक्स सेटल्ड हो गए पूरे तरीके से, अब तो अर्बन सोसाइटी भी बन गया है। तो यहाँ पर जो ये लोग एग्रीकल्चर करेगा अब सरप्लस करेगा। तो पहले जो नियोलिथिक है, चैल्कोलिथिक में जब एग्रीकल्चर था, उस सरप्लस होने के वजह से ही तो वो लोग पॉटरी बनाना चालू किया। दिमाग में वो लोगों के आया कि इसे कैसे संग्रहित किया जाए। तो एग्रीकल्चरल सरप्लस जब होगा तो ये लोग क्या करेगा, एग्रीकल्चरल सरप्लस होगा तो ये लोग ट्रेड करेगा, कुछ आपस में ट्रेड करेगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर में ट्रेड करेगा और कुछ विदेश में ट्रेड करेगा। तो ये लोग जो खेती करते थे, एग्रीकल्चर जो खेती करते थे, बार्ली, वीट, जौ का खेती, गेहूं का खेती, धान का खेती, इंडिगो का खेती, कॉटन का खेती, मटर का खेती और वाटर मेलन, इसका खेती करता था। लेकिन ये लोग जो है शुगर केन का खेती करना नहीं जानता था। अभी तक ये लोग जो है शुगर केन, गन्ना का एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये लोग किसका खेती नहीं जानते थे, शुगर केन का। बाकी लगभग कॉटन, इंडिगो, वीट, राइस तो था ही। जौ तो सबसे व्यापक स्तर पे खेती होता था इस समय में, जौ सबसे व्यापक स्तर पे होता था। और जौ का सबसे अर्लीस्ट एविडेंस हमें ईरान से मिलता है। तो ये लोग किसका खेती नहीं जानता था, शुगर केन का खेती नहीं जानता था। फिर इसके बाद पशुपालन, ये लोग क्या करता था, पशुओं को पालता था। हम बताए थे कि जब ये लोग फिक्स सेटल्ड हो गया तो एग्रीकल्चर करेगा और पशुओं को ये लोग क्या करेगा, पालेगा। तो पशुओं को पालने कौन किस किस पशु को ये लोग पालेगा, तो गाय है, बफेलो है, बुल है, गोट है, घड़ियाल है, सिप है, एलिफेंट है, भेड़, बकरी, कुत्ता, गाय, भैंस, बैल, घड़ियाल, ये सब है। सारे का ये लोग क्या करता था,
पशुपालन, मतलब इन सब जानवरों के बारे में ये लोग को विशेष जानकारी भी था इंडस वैली सिविलाइजेशन, और जानकारी के साथ इसका यूज कैसे करना है ये भी ये लोग जानता था। साथ ही साथ यहाँ पे किसी प्रकार का घोड़े और शेर का साक्ष्य नहीं मिला है, मतलब ये लोग इसे परिचित नहीं हैं, घोड़े और शेर से, लायन और हॉर्स से ये लोग क्या थे, परिचित नहीं थे। कोई ऐसा साक्ष्य अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिला है। और ये लोगों का सबसे जो प्रिय पशु है, सबसे जो ये लोग का प्रिय पशु है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ये जो प्रिय पशु है वन हॉर्न्ड एनिमल है। कौन है? वन हॉर्न्ड एनिमल, एक सींग वाला जानवर क्या है, सबसे फेमस है। ये लगभग सभी जगह से ये वन हॉर्न्ड एनिमल प्राप्त होता है। बहुत जगह से इंडस वैली साइड से क्या मिलता है, वन हॉर्न्ड एनिमल मिलता है, एक सींग वाला जानवर। इतिहासकारों ने बताया कि एक सींग वाला जो जानवर है ये गेंडा है, किसी ने बोला इसे गेंडा और किसी ने इसे बोला बैल, इसलिए इसे वन हॉर्न्ड एनिमल कहते हैं। जिसको हम लोग यूनिकॉर्न भी कह सकते हैं, यूनिकॉर्न। तो ये जो यूनिकॉर्न है, यूनिहॉर्न है, मतलब एक सींग वाला है, तो सबसे ये फेमस था, सबसे फेवरेट एनिमल था। लेकिन सबसे सेक्रेड एनिमल कौन था, पवित्र जानवर इन लोगों का कौन था, तो हम्प्ड बेल। सबसे पवित्र जानवर कौन इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हम्प्ड बुल। कहने का मतलब जो बैल है, कुब्बड़ वाला बैल, कौन कौन सा बैल के ऐसे उठा हुआ रहता है बैल में, तो कुब्बड़ वाला बैल जो है ये लोगों का सेक्रेट था, पवित्र था। पवित्र जानवर कौन था ये लोग का, कुब्बड़ वाला बैल, हम्प्ड बुल। तो ये जो बैल है, कुब्बड़ वाला बैल, सबसे सेक्रेट एनिमल कुब्बड़ वाला बैल। जैसे आज के समय में सबसे पवित्र जानवर में हम लोग कुब्बड़ वाला बैल को भी देख सकते हैं, नंदी के रूप में। किसके? नंदी के रूप में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर जब सरप्लस होगा, साथ ही साथ ये लोग क्या करेगा, ट्रेड करेगा, सरप्लस हो जाएगा तो ट्रेड जो करेगा ये लोग बार्टर सिस्टम पर आधारित है, अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित है। ये लोगों का कैसा है, शुरुआत है तो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित है, मतलब एक वस्तु देंगे दूसरा वस्तु लेंगे, बार्टर सिस्टम पर आधारित है ट्रेड। और ट्रेड जो है, ट्रेड दो तरीका से हो सकता है। गुजरात के लोग ट्रेड करेंगे राजस्थान से, राजस्थान का ट्रेड करेंगे सिंध से, सिंध का ट्रेड करेंगे जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर ट्रेड करेंगे। मतलब इस सभ्यता के लोग आपस में ट्रेड करें तो इंटरनल ट्रेड होगा, और एक ट्रेड जो है इस सभ्यता के लोग विदेश से करें तो विदेशी होगा, एक्सटर्नल ट्रेड होगा। जैसे अफगानिस्तान, इराक, ईरान, टर्की ये सब से करें तो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल ट्रेड। जैसे हमारा यूनिफॉर्म इंस्क्रिप्शन से पता भी चलता है मेसोपोटामियन के कि मेलुहा और मेसोपोटामिया के बीच में क्या था, ट्रेड था। वहाँ के लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के को क्या बोलते थे, मेलुहा कल्चर बोलते थे, मेलुहन लोग बोलते थे मेसोपोटामिया के लोग। अब जैसे एक्सटर्नल ट्रेड करना है कुछ भी, तो ये लोग सोना, चांदी, ब्रॉन्ज, कॉपर ये सब के बारे में जानकारी था, तो ये लोग इसका ट्रेड करते थे। वहाँ से जो कुछ पाया जाता था तो यहाँ पर मंगाया जाता था। जैसे यहाँ से कॉपर जो खेतरी है, राजस्थान का खेतरी जो है ये फेमस है किसके लिए, कॉपर के लिए। तो खेतड़ी किसके लिए फेमस है, कॉपर के लिए। फिर इसके बाद एक और हम बताए थे लैपिस लजूली। तो ये लोग लैपिस लजूली जो है बाहर से मंगाते थे, बताए थे लैपिस लजूली जो है इराक, अफ़गानिस्तान से क्या करता था ये लोग, इस सभ्यता के लोग मंगाते थे। लैपिस ब्लूइश कलर का था, दिखलाए थे इसका पिक्चर भी, ब्लूइश कलर का था और बीच बीच में वाइट वाइट रहता था, चमकदार था ब्लू कलर का, तो लैपिस लजूली। फिर इसके बाद यहाँ के लोग जो है हड़प्पा कैटल को जेबू कहते थे। क्या कहते थे, हड़प्पन कैटल को क्या बोले, जेबू। हड़प्पन कैटल को जेबू, मतलब ये जो जानवर जो कैटल जो ये लोग रियरिंग करते थे, पालते थे, गाय, बफेलो,
बुल, गोट, शिप, ये सब को क्या कहते थे ये लोग जेबू। यहाँ के लोग क्या बोलते थे, जेबू। फिर यहाँ जो है, यहाँ का इंडस वैली सिविलाइजेशन का रिलीजियस सिस्टम को देखेंगे कि यहाँ का धार्मिक व्यवस्था कैसा था। मतलब ये जो सभ्यता है, यहाँ पे लोग किस धार्मिक नेचर के थे। तो धार्मिक नेचर समझने से पहले ये अभी तक जितना भी पढ़े प्री हिस्टोरिक पीरियड में धर्म का जिक्र कहीं भी नहीं हुआ। कोई भी रिलीजियस सिस्टम का जिक्र नहीं किए हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड में, क्योंकि इस समय लोग आदि मानव थे। जब आदि मानव थे तो ये लोग सबसे पहले ये लोग का काम था कि भोजन का तलाश करना। दिन भर ये लोगों को किस में लग गया, भोजन खोजने में और भोजन पकाने और खाने में। फिर इसी तरीके से लोग का लाइवलीहुड चलता गया। मतलब बताया था ये बेडविन थे, घुमंतु प्रकार के थे और किसके तलाश में रहते थे, भोजन की तलाश में हमेशा रहते थे। लेकिन रिलीजियस सिस्टम भी डेवलप जो होगा, कहा जाता है कि भूखे पेट भजन नहीं होता है। तो भूखे पेट भजन, जब तक पेट में कुछ अनाज नहीं जाएगा तो लोग उस समय इस बारे में सोचेंगे भी नहीं कि आदि मानव कि ये धर्म के बारे में, कभी रिलीजियस के बारे में सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि वो लोग सबसे पहले किसका तलाश करेंगे, खाने का। तो यहाँ पर जो है ईश्वर का अवधारणाएँ जो है शुरुआत होगा। तो ईश्वर का अवधारणाएँ पे 3 कंसेप्ट है। पहला जो कंसेप्ट है ईश्वर की अवधारणाएँ पर, नोशंस ऑफ गॉड, पहला है नेचुरलिस्टिक, दूसरा है पर्सनलिस्टिक और तीसरा है इम्पर्सनलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक हो गया पूरी तरीके से प्रकृतिवाद। पर्सनलिस्टिक हो गया मतलब किसी व्यक्ति के रूप में उसका आराधना करेंगे। मतलब व्यक्ति को रूप में ईश्वर की आराधना जो हम व्यक्ति के रूप में करेंगे, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सनलिस्टिक, व्यक्तिवादी अवधारणा। और इम्पर्सनलिस्टिक हो गया मतलब अव्यक्तिवादी, मतलब व्यक्ति के रूप में हम क्या करेंगे, ईश्वर को नहीं पूजेंगे। इसे समझना है अच्छे ढंग से। नेचुरलिस्टिक हो गया कि नेचर की, प्रकृतिवाद की पूजा करेंगे। मान लेते हैं कि एक स्टोरी बता रहे हैं कि जैसे जो है आदि मानव जब प्री हिस्टोरिक पीरियड में थे, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, तो इस समय मानव जो है शिकार करते थे सिर्फ, और ये घुमंतु प्रकार के थे। तो इस टाइप के कभी विचार में भी नहीं आया होगा। जैसे मान लेते ये लोग दिन भर तो हंटिंग ही करने में समय बिता देते थे। लेकिन जब नियोलिथिक पीरियड आया, चैल्कोलिथिक पीरियड आया, तो ये लोग सेटल्ड होने लगे। मतलब ये लोग का अस्थायी आवास होने लगा, कृषि करने लगा, एग्रीकल्चर करने लगा। और अब तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और भी बेटर हो गया, ये अर्बन सोसाइटी बन गया। अब जैसे पहले विलेज सोसाइटी डेवलप हुआ और अब तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये अर्बन हो गया। तो अब के जो है, मान लेते हैं कि आदि मानव जो थे, मान लेते हैं कि एक गुफा में बैठा हुआ है आग जला करके, और बाहर वर्षा हो रहा है। बाहर क्या हो रहा है, वर्षा हो रहा है। तो वर्षा को जब हो रहा तो किसी प्रकार का फेनोमेनन जो हो रहा है, तो ये लोग समझ नहीं पाते थे कि ये हो क्या रहा है। वर्षा हो रहा है, फिर इसके बाद वर्षा बंद हो जा रहा है 2-3 दिन के बाद। यदि रेनी सीजन है तो 3-4 महीने के बाद फिर ये वर्षा बंद हो जा रहा है, फिर सूखा आ रहा है, फिर ठंडा आ रहा है। तो ये लोग इस नेचर को ये लोग समझ नहीं पाते थे कि हो क्या रहा है। ये लोग तो कोई ज्योग्राफी का और साइंस का तो इस समय तो ज्ञान नहीं है। तो ये लोग क्या करते थे कि अवधारणा ये लोग ये का मानना था कि ये जो प्रकृति का जो नेचर है, ये इसे कोई चला रहा है। तो इसे क्या करता था कि पूजा करते थे कि ये यदि हम वर्षा को रोकना है तो हम पूजा करने लगेंगे तो हो सकता है वर्षा रुक जाए। और रुक भी जाता था कि 2-3 महीने बाद या 2 महीने बाद पूजा अर्चना किया तो इसे लगने लगा कि ये क्या किया कि रुक गया, वर्षा होना रुक गया। तो इस तरीके से ये स्टार्ट हुआ प्रकृतिवादी अवधारणा का। मतलब नेचुरलिस्टिक ये लोग क्या किया, पूजा करने का। किस एलिमेंट का नेचर का पूजा करेगा, नेचर का पूजा करेगा। प्रकृति तत्व के ईश्वर के रूप में ये लोग क्या करेगा, पूजने लगेगा। तो ईश्वर के रूप में जो पूजेगा, जैसे पीपल ट्री हो गया, आग को हो गया, नदी को हो गया, पहाड़ पर्वत जितने भी है, ये सब क्या करेगा, नेचर का पूजा करना। फिर इसके बाद इम्पर्सनलिस्टिक, इन लोग फिर मानव धीरे धीरे क्या किया, विकास करता गया। तो ये लोग क्या किया कि देखा कि प्रकृति के रूप में जब पूजा कर रहे हैं,
क्यों ना अब हम इसे व्यक्ति के रूप में उतार दें। तो ये लोगों ने क्या किया कि व्यक्ति के रूप में उतार दिया, जैसे लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्णा, मदर गॉडेस की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा। तो इस टाइप के अब क्या करेगा, पर्सन के रूप में भगवान को किसके रूप में उतार दिया जाएगा, पर्सन के रूप में। इसे हम लोग पर्सनलिस्टिक अवधारणा बोलेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है इम्पर्सनलिस्टिक कंसेप्ट। इम्पर्सनलिस्टिक कंसेप्ट में क्या है, इम्पर्सनलिस्टिक अवधारणा में जो है ईश्वर, लोग इसके लोगों को मानने वाले समर्थक क्या करते हैं, कहते हैं कि भगवान जो है सिर्फ पर्सन के रूप में क्यों, लॉर्ड राम और इस रूप में क्यों, भगवान क्या है, सब जगह है, सब कण कण में भगवान है। तो भगवान को क्या किए और ज़्यादा डिफाइन, मानव का जब विकास हुआ तो ये लोगों क्या किया, ईश्वर को पूरे संसार में बोले कण कण में क्या है, ईश्वर है, सिर्फ एक जगह नहीं स्थित है, मंदिर मस्जिद कहीं पर भी क्या है, भगवान नहीं है। तो मानव ने इसे क्या किया, और जब विकास हुआ तो इसे और दार्शनिक लोगों ने क्या किया, इस विचार को आगे बढ़ा दिया। तो व्यक्तिवादी विचारधारा, जैसे ईश्वर जो है निराकार है, निर्गुण है, निर्विशेष माना जाता है। जैसे कबीरदास जो है सुपर नेचुरल पावर जो गॉड के पास है, वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के रूप में क्यों, वो सब जगह के रूप में क्या कर दिए, डिफाइन कर दिए। तो कबीरदास अपने काल में सबसे उसेन बोल्ट थे, ये भागने में माहिर थे। कबीरदास क्या थे, भागने में माहिर थे। ये भागने में क्यों माहिर थे, क्योंकि इन्हें अलग अलग धर्म के लोगों ने इसे क्या किया, हमेशा दौड़ाता था, पीछा करता था कि कबीरदास कहीं पकड़ा जाए। और कबीरदास क्या करते थे, इन धर्मों को छेड़ते थे। जैसे मस्जिद के सामने गए तो मस्जिद के सामने बोले कि तुम अजान क्यों कर रहा है, तुम्हारा अल्लाह क्या बहरा है। तो इस टाइप का बात बोलते, मस्जिद वालों ने क्या किया, पीछे पड़ गया। फिर हिंदू के मंदिर में गए तो वहाँ पर क्या किए, हिंदू को छेड़े। तो बोले कि वहाँ हिंदू को छेड़े कि घंटा क्यों डोलाते हो, और घंटा जो डोलाते हो तो क्या भगवान तुम्हारा सोया हुआ है। तो इस टाइप की बात बोलते थे कि ये जो है भगवान के कंसेप्ट को क्या किया इन लोगों ने और आगे बढ़ा दिया कि भगवान सिर्फ मंदिर मस्जिद और इन जगहों पे नहीं हो, पूरे संसार में कण कण में बसा हुआ आदमी में क्या है, भगवान है। इसलिए ईश्वर जो है निराकार है, निर्गुण है, निर्विशेष है। ये बात सही भी है कि नेचुरलिस्टिक पीरियड में देखेंगे कि जो प्रकृतिवादी का पूजा करेगा, प्रकृतिवादी जो प्रकृति का जो पूजा करेगा, जैसे पीपल ट्री, ये लोग जानवर का भी पूजा करते थे। हम्प्ड बैल, वही नंदी बैल जो आज के समय है, मदर गॉडेस मूर्ति के फॉर्म में भी पूजा करेगा, मतलब पर्सनलिस्टिक के भी फॉर्म में, व्यक्ति की अवधारणा में पशुपति, ये क्या है, व्यक्तिवादी अवधारणा में है। शिवलिंग है, स्वास्तिक का सिंबल है, ये सब में क्या करेगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग इसका पूजा करेगा, नेचर और पर्सनलिस्टिक का, मतलब मूर्ति पूजा भी शुरुआत होगा। तो ये मूर्ति पूजा मदर गॉडेस क्या है, ये मूर्ति ही तो है मदर गॉडेस। तो मदर गॉडेस क्या है, व्यक्तिवादी अवधारणा है। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का एविडेंस टेम्पल का नहीं मिला, मंदिर का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं है। जब ये लोग मूर्ति बनाते थे तो ऐसा नहीं कि मंदिर में रखते थे, किसी अच्छे स्थान पर अपने घर में रखते थे और फिर उसे क्या करते थे, व्यक्ति के रूप में पूजते थे। लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्ण, मदर गॉडेस, तो उस समय किसका पूजा करते थे, मदर गॉडेस का पूजा करते थे। आज के समय में लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्ण का पूजा होता है। और ये पहला एविडेंस है, फर्स्ट एविडेंस है कि मूर्ति पूजा का ये पहला एविडेंस है इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहला एविडेंस मूर्ति पूजा का शुरुआत कहाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। मूर्ति के किसके रूप में, तो मदर गॉडेस के रूप में, मदर गॉडेस के रूप में। और पशुपति सेल, पशुपति के रूप में पूजा गया। इसके बाद हम लोग टाउन प्लानिंग को देखेंगे, अर्बन प्लानिंग। यहाँ का नगर योजना कैसा था, नगर योजना वेल प्लान्ड था, पूरी तरीके से नगर योजना कैसा था, वेल प्लान। तो यहाँ का नगर योजना जो था पूरी तरीके से पूरी सुव्यवस्थित ढंग से ये था। तो यहाँ पर जैसे एक साइट है कोई, ये साइट है, इसके अंदर में कुछ बिल्डिंग्स रहेंगे, कुछ बिल्डिंग्स है,
ये बिल्डिंग्स के चारों ओर मैसिव वॉल से घेर देंगे, मतलब बाउंड्री कर देंगे ऊंचे दीवार से। क्या करेंगे, चारों ओर से बाउंड्री कर देंगे। अब बाउंड्री कर देंगे, अब ये लोग अंदर के जितने भी बिल्डिंग्स है जो लोग रहेंगे क्या हो जाएंगे, पैक हो जाएंगे, और गेट लगा देंगे, तभी तो निकलेंगे, अंदर बाहर करेंगे। बड़े बड़े गेट लगा देंगे कि यहाँ के लोग इधर से निकल जाए, यहाँ के लोग यहाँ से निकल जाए, यहाँ का लोग यहाँ से निकल जाए, इनको यदि जाने का इस रास्ते से तो इस रास्ते चले, इस रास्ते चल जाए। तो अंदर अंदर का गेट जो है ये और ये जो फोर्टिफाइड होता था, ये जो फोर्टिफाइड हो गया, चारों ओर से घेर दिए, तो इसके पीछे का कारण था कि कभी बाढ़ आता है तो वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कि बाढ़ से बचने के लिए, डिफेंस पर्पस से बचने के लिए, और साथ ही साथ डिफेंस पर्पस से बचने के साथ ही उस समय ज़्यादा जंगल था तो जानवरों से बचने के लिए भी हो सकता है। ये कोई सोसाइटी है। आज भी सोसाइटी कंसेप्ट देखने को मिलता है बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में, दिल्ली, बम्बई, बेंगलुरु जैसे शहर में आज भी सोसाइटी अंदर में क्या रहेगा, बिल्डिंग्स रहेगा, लोग रहेंगे, अंदर में ही स्कूल रहेगा, स्विमिंग पूल रहेगा, जिम खाना रहेगा, सारा फैसिलिटीज़ अंदर ही मिल जाएगा, और साथ ही एक मेन गेट बना दिया जाएगा चारों साइड। तो आज भी सोसाइटी कंसेप्ट मिलता है, तो उस समय सोसाइटी कंसेप्ट था आज की तरह। इसी के अंदर पार्क भी रहेगा, हॉस्पिटल्स रहते हैं इसके अंदर में, प्लेइंग ग्राउंड था, असेंबली हॉल था। और जो ये शहर थे, ये जो शहर है, ये लगभग जो शहर थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, ये दो भागों में विभाजित था। लगभग सभी सोसाइटी ये जो थे ये दो भागों में विभाजित था, एक सिटाडेल और एक लोअर टाउन के। सिटाडेल मतलब अपर टाउन, जो ऊंचा स्थान होता था वो अपर टाउन कहलाता था। यहाँ ऊंचे स्थान पर रहने वाले जो सिटाडेल है ये अपर टाउन सिटाडेल, और लोअर पे रहने वाले लोअर टाउन। धौलावीरा एकमात्र ऐसा साइट है जो सिटी है वो तीन भागों में विभाजित है। सिटाडेल है, मिडिल क्लास है और लोअर टाउन है। जो सिटाडेल है मतलब जो अपर टाउन है, जो ऊंचा स्थान है, वहाँ पे इलीट क्लास लोगों के लिए था, और जो लोअर टाउन था वो पीजेंट और लेबर क्लास लोग के लिए था। और यहाँ का जो घर है, तो जैसे ये सोसाइटी बना, वेल डेवलप्ड सोसाइटी, यहाँ पे जो घर बने, मान लेते हैं ये घर है, तो ये जो घर बनते थे तो बीच से रास्ता गया है, फिर ये घर के बीच में ये घर से रास्ता, तो ये आपस में ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये कैसे हैं, फिर यहाँ घर, फिर यहाँ घर, 90 डिग्री में आपस में काट देते हैं। तो ये कैसा पैटर्न है, यहाँ जो लेन थे, जो रास्ते थे, तो आपस में दो रास्ते आपस में 90 डिग्री, मतलब यहाँ चौराहा बन जाते थे इस तरीके से, जो आज भी देखने को मिलता है बड़े बड़े सिटीज़ में, ग्रिड पैटर्न। फिर यहाँ का जो बिल्डिंग थे रेक्टेंगुलर बिल्डिंग था। कैसा, ज़्यादातर बिल्डिंग कैसे थे, रेक्टेंगुलर बिल्डिंग। और ये किसे बने होते थे, तो पकी हुई ईंट से, बर्न्ट ब्रिक। और जो ब्रिक थे, बर्न्ट ब्रिक, पकी हुई मिट्टी से क्या करते थे, घर बना हुआ था पकी हुई मिट्टी से। और इसके जो ईंट है, ये ईंट है, पकी हुई ईंट है, इसका रेशियो जो होता था 4:2:1 होता था। मतलब कहने का मतलब है कि लेंथ 4, ब्रेथ 2, और जो उसका जो हाइट होता था वो 1 होता था। 4:2:1 का रेशियो होता था। यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब ये जो सोसाइटी, यहाँ का जो नालियाँ होती थी, मतलब ये जो घर है, तो घर जो है, तो इसकी जो नालियाँ होती थी वो पूरी तरीके से ढकी हुई थी। ड्रेनेज सिस्टम जो, तो एक तो अंडरग्राउंड था घर का नालियाँ, और पूरी तरीके से ऊपर से क्या होते थे, बंद हुई करती थी। और एक गटर ये लोगों ने बना के रखा था, बड़े बड़े गटर, छोटे छोटे नालियाँ इस गटर में जाके मिल जाती थी, बड़े नालियों के साथ जुड़ जाती थी। तो ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, अंडरग्राउंड था ये लोगों का। ये रहा पिक्चर किसका, फोर्टिफाइड मैसिव ब्रिक वॉल। मतलब ये जो बाउंड्री वॉल जो है, ये यही बाउंड्री वॉल है। ये जो बाउंड्री वॉल दिख रहा है, ये ऊंचे ऊंचे बाउंड्री, यहाँ पर गेट लगा हुआ है, फिर ये बाउंड्री वॉल, फिर यहाँ पर गेट, इस तरीके से पूरे तरीके से बाउंड्री वॉल की ओर होता था। और इसके अंदर में ये सब बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, कोई स्कूल है, कोई पार्क है, कोई असेंबली हॉल है, कोई हॉस्पिटल है इसके अंदर में।
तो ये कैसा है, फोर्टिफाइड मैसिव ब्रिक वॉल। ऊंचे ऊंचे क्या रहते थे, ब्रिक वॉल। ये रहा साइट, जैसे ये रहा सिटाडेल, ये रहा ऊंचा स्थान क्या रहा, सिटाडेल। इसका निचला स्थान ये लोअर टाउन हो गया। इसी के अंदर में स्कूल भी है, बात है, ग्रीनरी, असेंबली हॉल है, टेम्पल नहीं, सिटी वॉल है, कैनाल है। तो ये सब जो है कैनाल दिख रहा है। और इसी बीच में ये फिर ये क्या रहेगा, ये जो दिख रहा है बाउंड्री वॉल रहेगा। तो ये सिटाडेल रहा और ये लोअर टाउन रहा। टेम्पल का एविडेंस यहाँ नहीं मिला है, ठीक है। यहीं रहा ग्रिड पैटर्न, जो ग्रिड पैटर्न है, जो शहर का जो विभाजन है, ये ग्रिड पैटर्न लेआउट रहेगा। जैसे ये सब घर हो गया, बीच से ये रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता दिख रहा है, इधर से रास्ता दिख रहा है। और यहाँ पर क्या हुआ, 90 डिग्री पे काट रहा है, ये चौराहा बन गया, ये चौक हो जाएगा उस सभ्यता का। फिर ड्रेनेज सिस्टम बताए थे कि ड्रेनेज सिस्टम वहाँ की जो नालियाँ होती थी, ये प्रॉपर एक वहाँ की नालियाँ प्रॉपर जो रहता था, ये छोटी छोटी नालियाँ क्या बड़ी नालियाँ से मिल जाती थी। और एक गटर के में क्या करता था, पानी ये फ्लो करता था। और फिर ये यहाँ से कनेक्ट होकर के बड़ी नालियाँ और छोटी नालियाँ आपस में मिलती है। कहने का मतलब ड्रेनेज सिस्टम जो था वेल डेवलप्ड था। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वेल डेवलप। आज भी गाँवों में जो है घर का पानी कहाँ बाहर निकाला दिया जाता है, रोड पर बाहर। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तकनीक का विकास। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में क्या तकनीक का विकास क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले तकनीक का जो विकास है कि में देखेंगे हम लोग कि वहाँ का धातु कला कैसा था, मतलब मेटल से वो लोग किस किस का टेक्नोलॉजी का डेवलप करके क्या बनाते थे। फिर वहाँ का वेट एंड मेजर्स कैसा था, माप और तौल के थे कैसे थे। तो माप तौल का इस्तेमाल हम ट्रेड पर्पस से करेंगे ताकि एक्यूरेसी ज़्यादा रहे। जैसे मान लेते हैं कि बाटर सिस्टम पे उस समय ट्रेड था, तो एक केजी हम चावल दिए, तो 1 केजी तो वेट तो करेंगे तभी तो पता लगेगा, तो फिर उसका एक्यूरेसी तो रहेगा नहीं। तो ये हम ट्रेड पर्पस से भी करेंगे। फिर उस समय मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट हुआ, वहाँ का आर्किटेक्चर कैसा डेवलपमेंट था। फिर इसके बाद वहाँ का वाटर ड्रेनेज सिस्टम देखें हम लोग कैसा रहेगा। फिर इसके बाद वो लोग क्या मिट्टी से कला जानते थे बनाने के लिए, तो मिट्टी से बहुत सारे मूर्तियाँ बनाई गई, मदर गॉडेस का है। फिर इसके बाद वो लोग सिल्स का भी डेवलप किए। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी का ही विकास है। तो जैसे मेटल आर्ट में हम देखेंगे, तो मेटल आर्ट में उस समय का लोग जो है सबसे ज़्यादा किस मेटल का इस्तेमाल करते थे, ब्रॉन्ज एज से परिचित है। इसलिए 1924 में जॉन मार्शल ने इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये लोग गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, कॉपर ये सब के ये जानकार थे। और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो ब्रॉन्ज का होता था। ब्रॉन्ज में इन लोगों ने तो एक मूर्ति भी बनाया था जो डांसिंग गर्ल का बनाया है। एक लड़की है जो वो डांसिंग करने के क्या पोस्चर पे है। तो डांसिंग गर्ल जो मोहनजोदारो से मिला है। और ये जो बनाया गया जो किस विधि से है, तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक मेथड, लॉस्ट वैक्स टेक्निक मेथड। ये जो डांसिंग गर्ल जो बनाया गया ये किसका, कांसे का है, और कांसे की मूर्ति है। और ये जो मूर्ति है कांसे का, ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक मेथड से बनाया था। लॉस्ट वैक्स टेक्निक मेथड का मतलब होता है, लॉस्ट नाम में ही छुपा हुआ, लॉस्ट वैक्स। वैक्स का मतलब मोम, मोम क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेगा कि मान लेते हैं कि इसी मूर्ति को हम बना रहे हैं, इसी डांसिंग गर्ल को बना रहे हैं, तो पहले हम मोम का एक खोखला डांसिंग गर्ल बनाएंगे। तो मोम का सपोज दैट हम बना लिए, ठीक है, ये डांसिंग गर्ल क्या किए, मोम का हम खोखला बना लिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, मिट्टी को क्या, गीली मिट्टी को क्या करेंगे, इसके ऊपर लेप देंगे चारों ओर। मोम का जो खोखला जो स्कल्पचर्स जो बना है मूर्ति, उसके ऊपर क्या करेंगे, मिट्टी को हम क्या करेंगे, लेप देंगे। और जब मिट्टी को लेप देंगे तो हम क्या करेंगे, ब्रॉन्ज को, कांसे को क्या करेंगे,
गलाएंगे और लिक्विड के फॉर्म में कर देंगे, और ये लड़की के कहीं पर भी छेद करेंगे, मान लेते उसके पैर के साइड से छेद किए तो अंदर खोखला है पूरा, इसमें क्या करेंगे, जो पिघला हुआ जो ब्रॉन्ज है इसके अंदर में डाल देंगे पूरे अच्छे तरीके से, तो इसका चारों साइड क्या हो जाएगा, ब्रॉन्ज चला जाएगा पूरे शरीर में, अंदर स्कल्पचर खाली है तो ये पूरी तरीके से अंदर क्या हो गया, ब्रॉन्ज चला गया। अब फिर जब ब्रॉन्ज चलेगा, जब कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, ये ठंडा हो जाएगा तो अंदर में जा कर के सॉलिड जैसा थोड़ा हो जाएगा, और फिर इसके बाद अब बाहर से कैसा दिखेगा, मिट्टी दिखेगा। क्यों? क्योंकि इस खोखले मोम के मूर्ति में हम क्या किए हैं, गीली मिट्टी का लेप किए हैं। अब इस गीली मिट्टी को हम सुखा देंगे धूप में, जब सुखा देंगे और फिर उसे आग में चढ़ा देंगे। जब आग में चढ़ाएंगे तो इसके अंदर का जो ब्रॉन्ज है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई होगा, लेकिन मोम जो है वो पिघल जाएगा। मोम क्या करेगा, वो पिघल जाएगा लिक्विड के जैसा थोड़ा, और क्या हो जाएगा, सॉफ्टनेस आ जाएगा, और ब्रॉन्ज क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा गर्म होकर के। अब फिर इसके मिट्टी को हथौड़ी से क्या करेंगे, बारीकी ढंग से क्या करेंगे, तोड़ देंगे, तो मिट्टी जो पका हुआ जो है वो बाहर निकल जाएगा, और मोम क्या हो जाएगा, गैब हो जाएगा, तो बच सिर्फ क्या जाएगा, ब्रॉन्ज बच जाएगा। अब ब्रॉन्ज किस ढांचे का उतरेगा, तो जिस ढांचे का मोम था उसी ढांचे का क्या उतर जाएगा, ब्रॉन्ज का ये डांसिंग गर्ल उतर जाएगा। तो इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, लॉस्ट वैक्स टेक्निक मेथड। इससे क्या गायब हो गया, मोम गायब हो गया, मोम गायब हो गया, और क्या सॉलिडिफाई हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, और जो मिट्टी का लेप लगाया था उसे हम लोग क्या कर दिए, हटा दिए। फिर इसके बाद ये लोग जो कांसे का जो बनाता था, यहाँ अच्छे से क्या हो गया, ये लोग को जानकारी हो गया। जबकि हमने पहले बताया था कि इससे पहले का जो पीरियड था, चैल्कोलिथिक पीरियड था, ये लोग क्या करते थे कि चैल्कोलिथिक पीरियड के समय में वो लोग कॉपर का सिर्फ जानकारी थे, ब्रॉन्ज बनाने का विधि नहीं जानते थे। तो लेकिन इस समय जो है ये लोग अर्बन सोसाइटी ब्रॉन्ज बनाने का विधि बेहतर ढंग से जानते थे, तो ये लोग क्या किए कि कॉपर को टीन में मिला। तो उस समय जो इस्तेमाल करता था ब्रॉन्ज को बनाने के लिए, तो 85% कॉपर और टीन 15%, लेकिन आज के समय में रिसेंट के हिसाब से ये 88% कॉपर और 12% टीन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो हैं ये आयरन से परिचित, लोहे से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे। ये लोग सबसे ज़्यादा किससे परिचित हुए, तो ब्रॉन्ज ये लोग के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। ये लोग परिचित गोल्ड से भी थे, सिल्वर से भी थे, कॉपर तो है ही और ब्रॉन्ज है ही, लेकिन ये लोग आयरन से परिचित नहीं थे, इस मेटल से परिचित, आयरन धातु से ये लोग परिचित नहीं थे। इसके बाद वेट एंड मेजर्स देखते हैं, यहाँ का माप तोल कैसा था। तो कुछ इसका पैमाना हुआ होगा, वेट करने के लिए कुछ बाट हुआ होगा। तो यहाँ पर जो है एक स्केल मिला है, हाथी का स्केल मिला, उस पर हाथी के दांत पर वहाँ पे 1 2 3 करके स्केल, एक पैमाना मिला है कुछ नापने के लिए, मेजर कुछ उसका मेजर करने के, लेंथ को मेजर करना है, तो उस हिसाब से स्केल लोग का था कहाँ, हाथी के दांत पर। और जो वेट मेजर करने के लिए था ये बाइनरी फॉर्म में था, बाइनरी सिस्टम, कहने का मतलब 1 2 4 8 16 32 64 इस तरीके से था। मतलब हमेशा क्या करेंगे कि उस हमेशा क्या करेंगे, उसका दुगना करते जाएंगे, एक फिर दुगना 2, 2 का फिर 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो इस बाइनरी, इसे हम क्या कहेंगे, बाइनरी फॉर्म है। तो इन लोग का जो बाट था ये बाइनरी फॉर्म में था। जैसे आज के समय में 10 ग्राम 20 ग्राम 100 ग्राम इस टाइप से है ना, तो लेकिन ये लोग इस टाइप से इस्तेमाल ना करके ये लोग किस में था, इस रूप में ये लोग का बाट हुआ करता था। और वेट एंड मेजर्स का जो साक्ष्य मिला है वो लोथल से मिला है। कहाँ, हाथी का दांत वगैरह, बाट वगैरह कहाँ से ज़्यादा मिला है, लोथल से इसका साक्ष्य मिला है। ये लोग जो है जीरो का कंसेप्ट नहीं जानते थे, यहाँ का लोग क्या नहीं जानता था, जीरो का कंसेप्ट, कि जीरो का इस्तेमाल कैसे करेंगे ये लोग नहीं जानते थे। वेट एंड मेजर्स में ये लोग जीरो का कंसेप्ट नहीं जानते थे। फिर इसके बाद यहाँ जो है गणित का विकास हुआ। गणित में ये लोग क्या करते थे, अरिथमेटिक नंबर सिस्टम को ये लोग अरिथमेटिक को जानते थे और जियोमेट्रिक पैटर्न को बनाते थे मैथमेटिक्स से। अरिथमेटिक हमेशा जैसे 1 2 3 4, 1 2 4 8 16 32 जो था अरिथमेटिक, और साथ ही साथ ये लोग जियोमेट्रिक पैटर्न का भी इस्तेमाल करना जानते थे। बहुत जगह जियोमेट्रिक पैटर्न का ये लोग इस्तेमाल किया है। जैसे उस ये लोग का जो अर्बन प्लानिंग था, तो ये लोग का घर 90 डिग्री में कटता था।
तो मैथ का इस्तेमाल करके ये लोग क्या करते थे, अर्बन प्लानिंग को और अच्छे से डेवलप किया। फिर यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, स्थापत्य कला जो है, वास्तुकला जो है, तो ये क्या है, ये लोगों का घर बिल्डिंग जो है किससे बना होता था, पकी हुई ईंट से, ब्रंट ब्रिक से। और उसका जो रेशियो था हम बताए थे, उसका रेशियो क्या था, 4:2:1, 4:2:1 का रेशियो था ईंट का। आर्किटेक्चर में ये लोगों में सबसे बड़ा एक स्विमिंग पूल मिला है, ग्रेट बाथ। ये क्या है, ग्रेट बाथ। यहाँ पर ये लोग क्या करते थे, यहाँ जैसे पानी है, यहाँ ये लोग नहाते थे आकर के। फिर नहा धो कर के ये लोग क्या करते थे, पूजा पाठ करते थे। फिर इसके बाद एक जब ये लोग का ट्रेड सरप्लस हुआ, तो ये लोग ग्रेनरीज को क्या करेंगे, भंडारण करने के लिए एक बड़े से क्या करेंगे, इसे क्रॉप्स को रखने के लिए एक बड़ा सा ग्रेट ग्रेनरीज मिला है। ग्रेनरीज बहुत सारा मिला है, एक सबसे बड़ा मिला है ग्रेट ग्रेनरीज। तो ये लोग का ये आर्किटेक्चर था, एक बड़ा सा रूम के जैसा बनाया होगा मिट्टी का, और उसमें क्या रखता होगा, अनाज रखता था भंडारण के लिए। फिर ये लोग मिट्टी का इस्तेमाल करता था, क्ले का, कि मिट्टी से ये लोग क्या क्या बना सकता है, कुछ कला मिट्टी से भी बना सकता है। तो मिट्टी का कुछ बनाएगा और फिर उसे क्या करेगा, मिट्टी को पका देगा, तो उसे हम लोग टेराकोटा कहेंगे। तो पकी हुई मिट्टी को हम क्या कहेंगे, टेराकोटा। तो एक मूर्ति बनाया है मोहनजोदाड़ो से जो मिला है, मदर गॉडेस का, ये बंट क्ले का है, मूर्ति बनाया, फिर उस मिट्टी को क्या किया, पका दिया गया। तो टेराकोटा का क्या मिला है, मूर्ति मिला है। जैसे टेराकोटा का बहुत सारा मिट्टी का खिलौना मिला है, मदर गॉडेस मिला है, फिर कुत्ता, भेड़, बैल, बकरी, ये सब टेराकोटा का बना हुआ साक्ष्य मिला हमें। और फिर कुछ मुहरे मिले हैं, सिल्स, क्या कुछ सिल्स मिले हैं। सिल्स का निर्माण जो है ये लोग कैसे करते थे, तो मोहर, जैसे ये कोई मोहर है, इसका निर्माण जो ये लोग करते थे, मोहर जो बनाते थे, ये लोग जनरली पत्थर से बनाते थे या फिर मिट्टी से बनाते थे। तो पत्थर का इस्तेमाल करते थे, तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल ये लोग स्टीटाइट का करते थे। स्टीटाइट, स्टीटाइट का मतलब एक, जिसको हम लोग बोलते हैं चौक स्टोन, सेल खड़ी, जिससे चौक बनता है। ये सॉफ्ट होता है, ये जो पत्थर होते हैं ये सॉफ्ट होता है। तो इसी का इस्तेमाल करके ये लोग क्या करते थे, सिल्स बनाते थे। फिर इसके बाद कुछ चट सिल्स इस्तेमाल किए हैं, ये भी एक चट नामक एक पत्थर है, फिर उस पत्थर से मोहर बनाते थे। तो मेनली जो बनता था पत्थर से और मिट्टी से। टेराकोटा का भी सिल्स मिला है, मिट्टी को पका करके सिल्स बना दिए। ये सिल्स का इस्तेमाल करते थे ट्रेड के पर्पज़ में, या फिर ताबीज के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे ये सिल्स स्क्वायर बना दिए छोटा सा, अब बीच में होल करके फिर इसे गला में पहन लिए ताबीज के फॉर्म में। तो मेनली ये पत्थर का बना होता था या फिर पकी हुई मिट्टी का। कुछ कॉपर का भी सिल्स होगा, क्योंकि कॉपर का इस्तेमाल ये लोग करना जानता था। तो मेनली जो सिल्स जो बना मिला है, साक्ष्य मिला अभी तक एविडेंस, वो स्टीटाइट के रूप में। और ये जो शेप होता था, ये स्क्वायर भी हो सकता था, रेक्टेंगुलर भी हो सकता था, सर्कुलर भी हो सकता था। ये सब पैटर्न पे क्या क्या मिला है, हमारा क्या शेप मिला है। और इसका जो साइज होता था जनरली 2 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर तक होता था। स्क्वायर रहेगा तो ये 2 2 2 का रहा, या 2.5 2.5 2.5 का रहा, फिर ये इस टाइप से रहा रेक्टेंगुलर के फॉर्म में। आईवीसी का जो सिल्स है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सिल्स है, ये सिल्स जो है मेसोपोटामिया में मिला है। एक सिल्स जो है मेसोपोटामिया में मिला है। इसका मतलब है, ये संकेत देता है कि कहीं न कहीं सिल्स से व्यापार भी होता था। और किसके साथ व्यापार होता था, तो मेसोपोटामियन कल्चर के साथ। जो सबसे फेमस सिल्स है वो पशुपति सिल है, पशुपति। पशुपति सबसे फेमस सिल्स। ये जो बताए थे पहले, ग्रेट बाथ, जो बड़ा स्नानागार जो मिला है, नहाने का जो स्थान मतलब स्विमिंग पूल, ये रहा स्विमिंग पूल, इसमें पानी रहा। और ये जो साइड में जो दिख रहा है, ये लोग सीढ़ी से यहाँ उतरे
नहाने के लिए, इसमें नहाए। और ये जो साइड में इधर जो इधर दिख रहा है ये चेंजिंग रूम हो गया, यहाँ पर क्या करते थे, कपड़ा चेंज करते थे। तो ये क्या रहा, मोहनजोदाड़ो से हमें क्या मिला है, द ग्रेट बाथ, स्नानागार, विशाल स्नानागार। अभी एक सिल्स के बारे में बताए थे, पशुपति सिल। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पशुपति सिल्स है, यहाँ पर पशुपति का फिगर बना हुआ है, एक सिल्स है ये एक मोहर है, ये रहा मोहर। ये एग्जीक्यूशन के दौरान ही ऐसा ही मिला है, ये टूट गया है, टूटा फूटा मिलेगा मोहर। तो ये जो मोहर है ये पशुपति है, ये मेडिटेशन के फॉर्म में है, आसन में बैठे हुए हैं पलथी मार के। और जो ये मुकुट पहने, ये अच्छे से दिख भी रहा, कितना सिंह है, 1 2 और 1 3, 3 सिंह वाले हैं। ये मुकुट जो पहने हुए पशुपति ये 3 सिंह वाले हैं। और ये जो पशुपति है इसके दाहिने साइड, पशुपति के जो दाहिने साइड है, यहाँ पर एक फिगर दिख रहा है राइनो का, और ये जो फिगर दिख रहा है बफैलो का। तो गेंडा और भैंसा किधर है, दाहिनी ओर। और बाएं साइड जो है पशुपति के जो बाएं साइड है, लेफ्ट हैंड साइड जो है, यहाँ हाथी दिख रहा होगा और ये बाघ दिख रहा है। और ये जो आसन में बैठे हुए, ये टेबल के जैसा दिख रहा है ना, एक आसन में बैठे हुए हैं, इधर टूटा हुआ है। यहाँ पर ये जो फिगर दिख रहा है नीचे में, पैरों के नीचे में 2 जानवरों का संकेत मिलता है, एक यहाँ हिरन है, यहाँ भी हिरन है। तो पशुपति के दाहिने साइड में राइनो और बफेलो है, गेंडा और भैंसा, हाथी और बाघ, और पैरों के नीचे में हिरन है। और इसके ऊपर में कुछ मुहरे मिले हैं, ये देखने को मिल रहा है। सबसे टॉप में मुहर है, ये मछली का सबसे ज़्यादा प्रयोग, देखो मछली दिख रहा है, फिर ऐसे करके कुछ सिंबल है, ऐसे करके कुछ सिंबल है, ये जो सिंबल दिख रहा है। तो इस सील में टॉप में कुछ सिंबल्स है। पशुपति पलथी मार के बैठे हुए हैं, इनके 3 सिंग है, मुकुट जो है ये 3 सिंग धारी किए हुए हैं, और ये मेडिटेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ पैर के नीचे में हिरन, पशुपति के दाहिने में गेंडा और भैंसा, बाईं ओर हाथी और बाघ है। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है पशुपति सिल्स के बारे में कि इनमें से किसके जानवरों का में डिपिक्ट नहीं किया गया, इसमें कौन से जानवर डिपिक्ट नहीं है। तो गाय दे देंगे, तो गाय क्या होगा, नहीं है। या फिर कोई और जानवर के बारे में दे देंगे कि बकरी है, तो बकरी भी नहीं है। गेंडा, भैंसा, हाथी, बाघ और हिरन, वो फेमस पशुपति सील्स। कुछ सील्स जो है स्क्वायर के फॉर्म, मेनली जो है स्क्वायर के फॉर्म में ही मिले हैं, मेनली जो है वो स्क्वायर के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में, स्क्वायर। ये सील्स स्क्वायर के फॉर्म में, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में, ये सारे प्राप्त हुए हैं हमें सील्स स्क्वायर के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे जो दिख रहा एक जानवर है और कुछ सिंबल है, फिर यहाँ जानवर है, फिर यहाँ कुछ सिंबल है, हाथी है, फिर सिंबल है, इस टाइप की चीज़ है। अब यहाँ स्वास्तिक का भी दिख रहा है, सील्स मिला है स्वास्तिक का। इसके बाद यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जो सील्स जो दिख रहा है यही कुबड़ वाला बैल है, और इसके ऊपर में क्या है, सिंबल है। और ये कुबड़ वाला बैल, जो सबसे कुबड़ वाला जो बैल है, ये हम्प्ड बुल जो है, कुबड़ वाला बैल, यही कुबड़ वाला बैल सबसे क्या है, ये लोग पूछते थे। और सबसे प्रिय में क्या था, यूनिकॉर्न, 1 हॉर्न वाला। तो ये सील्स कुछ दिखा दिए यहाँ पे। ये रहा 1 हॉर्न एनिमल, एक सींग वाला जानवर, यूनिकॉर्न। यहाँ पे कुछ सिंबल, और ये एक सींग है, ना तो ये गेंडा है ना तो ये बैल दिख रहा है, इसीलिए हमें क्या किया, एनिमल लिख दिया, 1 हॉर्न एनिमल। फिर इसके बाद ये जो स्क्वायर सील्स दिख रहा है ये बैल है, कुब्बड़ है, ये जो उठा हुआ क्या है, कुब्बड़ है। ऊपर में कुछ सिंबल्स है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हम्प्ड बुल।
ये सबसे पवित्र जानवर था, उस समय के लिए सबसे क्या था, ये पवित्र जानवर था। आज के समय में बैल के रूप में हम नंदी का पूजा करते हैं। ये हाथी है, इसके ऊपर सिंबल्स है। फिर यहाँ राइनो है, गेंडा है, यहाँ पे कुछ सिंबल्स है। तो ये क्या है, स्क्वायर सील्स है। सील्स का प्रयोग हम ट्रेड पर्पस से करते थे या फिर इसे हम लोग ताबीज़ के रूप में भी प्रयोग करते थे। इसके बाद कुछ जो है इम्पॉर्टेंट साइट्स है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स है, लगभग 2 से 3 हज़ार साइट्स क्या हुआ एक्सकेवेशन के दौरान मिला है। लेकिन हम 2-3 क्या करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो खुदाई किया गया था वो हड़प्पा सिविलाइजेशन कौन था, पहला हड़प्पा। ये जो हड़प्पा है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा ये उत्खनन हुआ। 21 नदी किनारे, रावी नदी के किनारे। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, श्रमिक आवास मिला है, मतलब एक घर मिला है लोअर टाउन में, जो ये किसका था, श्रमिक का था, लेबर हाउस मिला है। ये जो लेबर है ये क्या करेगा, अन्न ज़्यादा खाएगा। तो यहाँ पर 12 ग्रेनरी मिला है। अभी तक में सबसे ज़्यादा ग्रेनरी कहाँ, हड़प्पा में। तो श्रमिक है तो क्या करेगा, अन्न ज़्यादा खाएगा। तो अन्नागार मिला है, 6 अन्नागार कतार में इस साइड मिला है और 6 इधर मिला है। इसका मतलब है कि टोटल 12 ग्रेनरीज मिला है। फिर इसके बाद कुम्हार का चाक मिला है, व्हील। क्या मिला है, कुम्हार का चाक। ये जो लेबर है ये क्या किया, कुम्हार का चाक बनाया। फिर इसके बाद ये लोग जो है मनोरंजन के रूप में क्या खेलते थे, गैम्बलिंग के रूप में डाइस, लूडो में जो पासा जो होता है वो साक्ष्य मिला है। इस पासे को क्या किया, ये श्रमिक आवास क्या किया कि ग्रेनरी में खाना वाना खा करके चाक बनाया। और ये चाक में ये लोग मनोरंजन किया, डाइस लेकर के क्या किया, लकड़ी के ओखली में रख दिया। एक लकड़ी का ओखली मिला है, क्या मिला है, लकड़ी का ओखली मिला है। और फिर एक ताबूत बनाया, क्या किया, ये याद करने का तरीका बता रहा है कि एक ताबूत बनाया। और इस ताबूत में क्या किया, इस लकड़ी का ओखली में क्या कर दिया, इस डाइस को रख दिया और एक ताबूत बनाया। और लकड़ी का ओखली और डाइस का ताबूत बनाया, उसमें डाल दिया। और ये कहाँ दफना दिया, कब्रिस्तान में दफना दिया। और साथ ही साथ कौन था, उसके साथ एक मेल टॉर्सो भी, एक पुरुष का धड़ भी मिला है यहाँ से। क्या क्या मिला है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन फेमस किसके लिए है, श्रमिक के लिए फेमस है। श्रमिक आवास मिला है। ये ज़्यादा क्या करेगा, अन्न खाएगा। अन्नागार मिला है, अन्न खाएगा। तो अन्न खा करके वो क्या किया, कुछ काम करेगा, कुम्हार का काम किया, चाक बनाया। फिर इसके बाद चाक बनाया तो कुछ मनोरंजन के तौर पे बनाने के बाद डाइस गैम्बलिंग किया। गैम्बलिंग के बाद एक लकड़ी का ओखली मिला और उस दोनों को, लकड़ी का ओखली और पासे को क्या किया, ताबूत में डाल करके कब्रिस्तान में दफना दिया। और साथ ही साथ किसको, मेल टॉर्सो को। तो ये सब चीज़ क्या क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाया गया। फिर इसके बाद मोहनजोदारो एक सिंधी भाषा है। कौन सा भाषा है, ये सिंधी भाषा है, जिसे हम लोग माउंड ऑफ डेड कहते हैं, मृतकों का टीला। मृतकों का क्या है, ये टीला है जहाँ पर बहुत सारे स्केल्टन मिले हैं और वो एक टीला के फॉर्म में बन गया है। तो इसे सिंधी भाषा में क्या कहते हैं, माउंड ऑफ डेड। इसी तरीके से माउंड ऑफ डेड हम किसे, लोथल को भी बोलते हैं। लोथल एक गुजराती भाषा है। लोथल एक कैसा भाषा है, गुजराती भाषा है। उसका मतलब भी मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला होता है। तो मोहनजोदाड़ो और लोथल को हम क्या कहते हैं, माउंड ऑफ डेड। मोहनजोदाड़ो किस भाषा का है, सिंधी भाषा, लेकिन जबकि लोथल जो है वो गुजराती भाषा का। यहाँ जो मोहनजोदाड़ो है यहाँ पर जो है रेगिस्तान वाला इलाका है। तो इस रेगिस्तान वाले इलाके के बीच में ये पानी का स्रोत है। ये किसका स्रोत है, ओएसिस है, मतलब पानी का ये स्रोत है। इसलिए इसे मोहनजोदाड़ो को हम नकलिस्तान बोलते हैं। जहाँ पानी का स्रोत हो उसे हम क्या कहेंगे, नकलिस्तान। ओएसिस ऑफ सिंध, सिंध का ये ओएसिस है, पानी का स्रोत है। मोहनजोदाड़ो जो है ये दूसरा साइट है उत्खनन का। कौन किया, राखलदास बनर्जी 1922 में। तो मोहन क्या किया है, रखा है राखलदास बनर्जी। मोहन को एग्जीक्यूशन कौन, मोहन राखलदास बनर्जी। और ये जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिटी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर है। सबसे बड़ा शहर कौन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोहनजोदाड़ो। यहाँ से क्या क्या मिला है,
तो ग्रेट बाथ मिला है, दिखलाए थे कि चेंजिंग रूम भी था, एक बड़ा सा क्या है स्विमिंग पूल का आज के समय में कहेंगे। तो यहाँ ये लोग क्या करते थे, नहाते थे, यहाँ कपड़ा चेंज करते थे। फिर इसके बाद ग्रेट ग्रेनरीज मिला है, विशाल भंडारण मिला है रखने के लिए। यहाँ भी ग्रेनरी मिला है, हड़प्पा में भी ग्रेनरी मिला है, यहाँ भी ग्रेनरी मिला है। लेकिन यहाँ जो ग्रेनरी मिला है छोटे छोटे ग्रेनरी है, और यहाँ जो ग्रेनरी इसका साइज़ बड़ा है, एक ही मिला है, एक साइज़ बड़ा है। यहाँ 12 ग्रेनरी मिले हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही मिले हैं, लेकिन वो बड़ा ग्रेनरी है। फिर ये डांसिंग गर्ल बताए थे, किस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल में? लॉस्ट वैक्स टेक्निक मेथड। कौन सा टेक्निक मेथड? लॉस्ट वैक्स। फिर इसके बाद यहाँ पे सूती वस्त्र मिला है, पशुपति सिल्स मिला है, जिसको हम प्रोटो सिवा भी बोलते हैं। पशुपति सिल्स जो अभी हम दिखलाएं, इसे हम प्रोटो सिवा भी बोलते हैं, अर्ध सिवा। फिर इसके बाद एक प्रिस्टमैन, एक पुरोहित आदमी है जिसका बियर्ड है, जिसका दाढ़ी है। और फिर इसके बाद यहाँ यूनिवर्सिटी भी मिला, और भी बहुत सारा कुछ यहाँ से मिला, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है लिख दिए हैं। ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, सूती का कपड़ा मिला है, पशुपति सिल्स मिला है, बियर्डेड प्रिस्टमैन और यूनिवर्सिटी का साक्ष्य मिला है। और ये जो मोहनजोदारो जो है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज 1980 में इसे शामिल किया गया। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ? गुजरात। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एकमात्र सिटी जहाँ 3 भागों में विभाजित है। एकमात्र सिटी कहाँ? जहाँ 3 भागों में, सारे के सारे सिटी 2 भाग में डिवाइडेड थे, अपर सिटी और लोअर टाउन। अपर टाउन को हम सिटाडेल और लोअर टाउन ये, लेकिन अपर, मिडिल और लोअर में विभाजित है। यहाँ का जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है वो सबसे बेहतरीन है। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बेहतरीन है। यहाँ पर एग्रीकल्चर करने के लिए डैम, कैनाल, फिर इसका सीवरेज सिस्टम, ये सब बहुत बेस्ट है धोलावीरा का। तो वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है कौन? धोलावीरा। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में 2021 में शामिल किया गया, 2021 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट है सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ? गुजरात में। सुरकोटदा में हमें क्या मिला है? घोड़े का बोन मिला है, घोड़े का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है? घोड़े का, हॉर्स। हॉर्स का स्केलेटन मिला है कहाँ से? सुरकोटदा से। लेकिन हम पहले बताएं कि घोड़े का साक्ष्य एविडेंस, कोई भी एविडेंस घोड़े का नहीं मिला है कहाँ? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। लेकिन एक ऐसा जगह, एक दो जगह जहाँ घोड़े का साक्ष्य मिला है। लेकिन यहाँ के लोग क्या घोड़े के बारे में जानते थे? तो ये हिस्टोरियन के बीच में ये डिबेट है। कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि घोड़े का साक्ष्य सुरकोटदा में मिला है, इसलिए यहाँ के लोग घोड़े के बारे में जानते थे। लेकिन कुछ ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि ये जो घोड़े थे ये व्यापार करने के लिए यहाँ पे आए थे। मान लेते हैं मेसोपोटामिया के लोग घोड़े से परिचित थे, तो वो लोग क्या किए, घोड़े को लेकर के लैंड रूट और सी रूट के माध्यम से ये लोग भारत, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आए, यहाँ व्यापार किए। हो सकता है ये जो घोड़े हैं, ये लोग व्यापार यहाँ कर रहे थे, ये घोड़े यहीं मर गया होगा, तो इसे यहीं पर दफना दिया गया होगा, ऐसा हो सकता है। यदि घोड़े का साक्ष्य, घोड़े के बारे में ये लोगों को जानकारी होते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को, तो घोड़े का साक्ष्य और भी जगह में होते। जैसे ये लोगों को कॉपर, ब्रॉन्ज का जो साक्ष्य मिला और भी जगह से मिला है, वन हॉर्न का और भी जगह से मिला है, जानवरों का साक्ष्य जो है सिल्स पे और भी सभी जगहों पे मिला है। तो घोड़े का साक्ष्य क्या रहता? एक व्यापक क्षेत्र पे मिलता। लेकिन इक्का दुक्का जगह से कि घोड़े का साक्ष्य मिलता, तो हम नहीं कह सकते थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग घोड़े के बारे में जानकारी थे। लेकिन यदि पूछेगा कि क्या घोड़े के बारे में जानते थे, तो नहीं जानते थे। लेकिन यदि पूछ दिया कि घोड़े का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये सुरकोटदा से। इसके बाद जो है गुजरात में ही लोथल, ये भोगवा नदी के किनारे में है। एस आर राव ने इसे डिस्कवर किया 1953 में। यहाँ से क्या मिला है? राइस हस्क, चावल का भूसी मिला है। फिर इसके बाद डॉकयार्ड मिला है, गोदीवाड़ा मिला है। गोदीवाड़ा मतलब जिस तरीके से रेलवे स्टेशन होता है, ये पटरी रहा तो एक जगह पर रेलवे स्टेशन बना दिए, फिर यहाँ से ट्रेन चला, फिर रेलवे स्टेशन, तो मतलब रेलवे रुकने की एक जगह है। ठीक उसी तरीके से समुद्र में जो पानी जहाज जो है वहाँ रुकने का जगह है। वहाँ पे क्या करेगा, जैसे ये समुद्री इलाका है, तो यहाँ पे क्या करेगा,
पानी जहाज आकर के यहाँ पे रुकेगा और फिर जो अपना जो सामान लेकर के आएगा ट्रेड पर्पस करने के लिए, जो सामान लेना है और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, यहाँ पे क्या होगा, लोडिंग अनलोडिंग होगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, डॉकयार्ड कहेंगे, गोडी वाला। कुछ पोर्ट जो है मैनमेड भी है। फिर यहाँ पे जो है चेस का साक्ष्य मिला है, एविडेंस किसका, चेस का। तो आज जो चेस खेलते हैं इसका एविडेंस कहाँ से हमें मिला है, गुजरात से। फिर इसका कुछ अग्नि वेदिका मिला है, फायर अल्टार्स, मतलब जहाँ हम लोग अग्नि वेदिका, जहाँ हम लोग हवन कुंड करते हैं, ऐसे करके रहता है। और फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ डालते हैं, स्वाहा बोलते हैं, स्वाहा। तो ये क्या है, फायर अल्टार्स, अग्नि वेदिका यहाँ से मिला है। और लोथल जो है ट्रेड यहाँ बेहतरीन ढंग से होता था, इसलिए हमने इसे कहा कहें मैनचेस्टर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, मैनचेस्टर है। लोथल एकमात्र ऐसा शहर है, एकमात्र ऐसा शहर है एकमात्र ऐसा शहर है, ये एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ इसके दरवाजे जो सामने खुलते थे। जैसे ये फोर्टिफाइड हो गया तो यहाँ पे जो घर है तो इसके जो दरवाज़ा होगा, ये रोड है, तो ये रोड के सामने इसका दरवाज़ा खुलता था ताकि यहाँ से बैलगाड़ी आया और यहाँ से सामान लोडिंग अनलोडिंग आराम से हो सके। तो ये जो किनारे में, जो रोड के किनारे जो घर होता था, तो इसके दरवाजे जो खुलते थे किधर, रोड साइड खुलते थे। लेकिन बाकी जो अंदर का जो घर हुआ, ये किधर, इसका इधर से भी खुल सकता है, इधर से भी खुल सकता है। ये लोथल में एकमात्र ऐसा मिला है जो इसके जो दरवाजे हैं सड़क की ओर खुलते थे हमेशा, ताकि व्यापार करना क्या हो सामने, तो इधर दरवाज़ा खुल जाएगा तो इसको घूम करके इधर से गेट तरफ जाना पड़ेगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो और बाकी लोग को जो शहर का जो घर खुलते थे ये पीछे की ओर खुलते थे। तो लोथल का जो एक सड़क का जो दरवाजे है वो सड़क के किनारे खुलते थे ताकि व्यापार क्या हो सके, आसान हो सके। फिर इसके बाद कालीबंगन। कालीबंगन जो है ये राजस्थान में ये साइट है, कालीबंगन, जिसे हम लोग काली चूड़ी बोलते हैं, ब्लैक बैंगल्स। यहाँ पर ऊँट की हड्डियाँ मिला है। फिर फायर अल्टार्स, वही अग्नि वेदिका। फिर इसके बाद यहाँ एक जुता हुआ खेत मिला है और साथ ही साथ लकड़ी का हल मिला है। तो जहाँ जुता हुआ खेत मिलेगा तो खेत को हम जूतेंगे किससे, हल से जूतेंगे। तो ये हल भी मिला है और जुता हुआ खेत भी मिला है। तो जुता हुआ खेत कैसे मिलेगा, तो जुता हुआ खेत में जो मेड़ होता है वो मेड़ से हिस्टोरियन ने पता किया है कि ये मेड़ बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ कहीं साक्ष्य कहीं ना कहीं ये जुता हुआ खेत का है। इसके बाद राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो ये हरियाणा में पड़ता है, ये साइड कहाँ पे, हरियाणा। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थल है, ये सबसे लार्जेस्ट साइट, सबसे बड़ा स्थल कौन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, राखी गढ़ी है। जबकि मोहनजोदाड़ो जो है सबसे बड़ा शहर है, लार्जेस्ट सिटी है। तो ये शहर सबसे बड़ा है और ये स्थल सबसे बड़ा है। तो राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल है, लार्जेस्ट साइट है। यहाँ पर ग्रेनरी मिला है, टेराकोटा, कुछ खिलौने, कुछ सिल्स मिले हैं। फिर इसके बाद ईटा मिला है। और ये जो राखी गढ़ी जो था ये उस समय का ये प्रोविंशियल कैपिटल था। ऐसे जो कैपिटल था हड़प्पा और मोहनजोदारो, तो राखी गढ़ी जो एक प्रांतीय राजधानी के रूप में इसे माना गया। फिर इसके बाद लास्ट जो है, अब हम लोग देखेंगे कि इसके पतन का कारण क्या था। ये सिविलाइजेशन जो है कि कोई भी सिविलाइजेशन ना तो एक बार विकास करता है और ना ही एक बार डिक्लाइन करता है, इसलिए हम इसका 3 फेज में बांट दिए थे, प्री हड़प्पन, मैच्योर फेज और लेट हड़प्पन। तो यहाँ पर जो मैच्योर हुआ, जो ये मैच्योरिटी में गया, तो ये फिर धीरे धीरे क्या करे, ये सभ्यता का भी डिक्लाइन होगा। तो इसके डिक्लाइन के कारण अभी भी क्या है, इतिहासकारों के बीच में डिबेट है। ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि इसके स्पष्ट कारण क्या थे, ये अभी भी अस्पष्ट है। इसके पतन का कारण जो है इतिहासकारों के बीच में क्या है, डिबेट है। तो कुछ इतिहासकारों ने माना है कि बाह्य आक्रमण हुआ था, एक्सटर्नल इन्वेड हुआ था, आर्यन का इन्वेड हुआ था। इसमें हिस्टोरियन मॉर्टिमर व्हीलर और पिगेट का मानना है कि आर्य लोग आए थे और ये लोग क्या किए, इस सभ्यता को ख़त्म कर दिया।
लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इसे क्रिटिसाइज किए, बोले कि यदि आर्य यहाँ पे आए तो ये सिर्फ सभ्यता ख़त्म करने आए थे कि यहाँ बसने भी आए थे, तो ये यहाँ पे आकर के बस भी सकते थे। और फिर इसका जो टाइम पीरियड है, जो आर्यन के बारे में आगे बताएंगे, तो इसका टाइम पीरियड में भी मिसमैच है, तो इसलिए ये सही नहीं लगता है। कुछ हिस्टोरियन ने इसे बताया कि एस.आर. राव और जॉन मार्शल का मानना है कि यहाँ पर फ्लड आया था। क्या किया था? बाढ़ आया था, क्योंकि ये सिंधु नदी और उसके ट्रिब्यूटरी पे सारे साइड थे, तो नदी में बाढ़ आने के वजह से यहाँ पे क्या हुआ, ये सभ्यता का डिक्लाइन हुआ। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इसे फिर क्रिटिसाइज किया, बोला कि ये जो बाढ़ आए थे तो ये नदी निकलते कहाँ से हैं, तो ये नदी निकले कहाँ से? इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो नदी है ये हिमालय से निकले, और ये नदी के किनारे क्या बाढ़ आए तो इसके सभी सिविलाइजेशन अचानक ख़त्म हो जाएंगे एक साथ, इतने बड़े सभ्यता? तो इसको भी लोग नहीं मानते हैं। फिर इसके बाद रैकर जैसे विद्वान का मानना है कि अर्थक्वेक आया था। यहाँ पर क्या किया था? अर्थक्वेक आया था, कि अर्थक्वेक जब आया तो यहाँ सभ्यता क्या हुआ, पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। लेकिन कुछ फिर इतिहासकारों ने इसे बोला कि अर्थक्वेक जब भी आएगा, तो अर्थक्वेक भूकंप जब भी आता है, टर्की में भूकंप आया, नेपाल में भूकंप आया, तो जिस सोसाइटी में नेपाल में भूकंप आया तो कुछ घर अभी भी बच जाते हैं। जैसे 100 घर में भूकंप आएगा भी तो 50 घर या 40 घर क्या होगा, ध्वस्त होंगे। 50-60 घर तो तभी बच जाएंगे। देखिए ये पूरी तरीके से समाप्त हो गया। कुछ घर तो बचेंगे, कुछ साइट तो बचे होंगे, तो ये भी नहीं लगता है सही। और कैनेडी जैसे विद्वान ने तो बोला कि कुछ महामारी फैल गया था लोगों के बीच में, जिसके चलते इतना अच्छे से ये हेल्थ नहीं हो पाया ये लोगों का, तो ये अर्थक्वेक की वजह से क्या हुआ, ये एपिडेमिक के जगह क्या हुआ, मर गया सब लोग, जिसके चलते ये सभ्यता ही क्या हुआ, ख़त्म हुआ। फिर इसके बाद जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और खड़गपुर यूनिवर्सिटी ने तो इसे ड्राउट बोला कि सूखा आया, जिसके चलते क्या हुआ, इस सभ्यता का डिक्लाइन हुआ सूखे के वजह से। तो ये भी बात सही नहीं लगता है। इन लोगों ने तो क्या किया, देख लिया कि सब लोग बोल दिया आर्यन, फ्लड, अर्थक्वेक और एपिडेमिक, इन चारों से हमें क्या करना है, डिफरेंट बोलना है। तो इन लोगों ने क्या किया, सूखा को चुना। ये बात भी सही नहीं लगता है, क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इंडस नदी, और ये निकलते कहाँ से, हिमालय से है। हिमालय से जब निकलते हैं तो ये हमेशा पानी, और ग्लेशियर से निकलने वाले ये नदी है, तो ये हमेशा पानी रहेगा। और इस नदी के ही किनारे तो सारी सभ्यता बसा हुआ है, तो यहाँ सूखा कैसे आ सकता है, पानी की कमी तो होगा नहीं। तो और वो भी कैसा, 200 साल तक ड्राउट को बताया, लगभग 200 साल। तो क्या सूखा ये 200 और 400 साल तक या कंटिन्यूअस रहेगा, तो इसे भी मानना नहीं हिस्टोरियन ने। लेकिन एक इन सभी में सबसे जो बेस्ट जो बताया वो बाढ़ को बताया गया है। इन सभी में से पतन का कारण में सबसे जो बेस्ट है, जॉन मार्शल और एस.आर. राव का मानना जो बाढ़ है, यही कारण है। हो सकता है कि ये सारे सभ्यता जो है ये नदी के किनारे बसे थे, तो नदी के किनारे में बाढ़ आने की वजह से ये सभ्यता ध्वस्त हुआ होगा। तो सही बात है, ऐसा लग भी रहा है कि नदी के किनारे से सभी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साइट है, सिंधु नदी या फिर उसके ट्रिब्यूटरी पे बसे हुए हैं। तो बाढ़ आने की वजह से, क्रमिक बाढ़ आने की वजह से क्या हुआ, इस सभ्यता का डिक्लाइन हुआ। लास्ट में हम लोग इसको यदि हम लिखेंगे तो बोलेंगे कि इस पतन का कारण अभी भी अस्पष्ट है, मतलब इस क्लियर नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन यहीं पे क्या हुआ, समाप्त हुआ। फिर लास्ट में एक देख लेते हैं, हम लिख दिए हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग हैं ये किन किन बारों के बारे में जानते नहीं थे, किसकी जानकारी ये लोगों को क्या कहता, हड़प्पन सिविलाइजेशन को नहीं था। तो सबसे पहले जो हम लिखे हैं, पहले भी बता चुके हैं, उसी को क्या किए हैं, किसका जानकारी नहीं था एक जगह लिख दिया। तो हम बताए थे घोड़े का जानकारी ये लोग को नहीं था, लायन का भी नहीं था। लेकिन घोड़े का साक्ष्य मिला है एक दो जगह से। तो कहाँ से मिला है, तो सूरकोटदा से मिला है। और सूरकोटदा हम बताए थे कि क्या ये घोड़े को साक्ष्य जो मिला है, क्या ये साक्ष्य मिलने से क्या इसे पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग घोड़े से जानकारी थे, तो नहीं। हो सकता है कि व्यापारी के रूप में आया मेसोपोटामियन कल्चर से या इजिप्शियन कल्चर से, और फिर क्या किया, यहाँ व्यापार किया। हो सकता है ये घोड़ा हमारा हो। सत्य प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं है, क्योंकि
यहाँ पर जो महिलाओं की जो स्थिति है क्या है, बेहतर है। यहाँ कोई भी 6 जो क्लास था, महिलाएं 6 क्लास में क्या कर सकती, जा सकती थी। तो ये सती प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं है। ये कंसेप्ट ऑफ जीरो, जीरो का कंसेप्ट भी नहीं जानते थे। शुगर कन के खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं था। फिर लोहे के बारे में जानकारी नहीं था। फिर ये लोग को मंदिर के बारे में, बड़े बड़े भवन के बारे में भी, पैलेसेस महल के बारे में भी नहीं पता था ये लोगों को। क्या कहते हैं, ये लोग को महल के बारे में भी नहीं पता था। और साथ ही साथ जो चाक था, व्हील, जैसे ये लोग बैलगाड़ी का व्हील जो बनाता था, तो आज के समय में जैसे ये साइकिल है तो ये स्पोक लगा हुआ रहता था व्हील में, इसकी भी जानकारी नहीं था। चाक तो था, व्हील तो था, लेकिन वो स्पोक ना होकर के ठोस होता था, सॉलिड होता था। कैसा होता था वो, सॉलिड इस व्हील होता था पूरी तरीके से, स्पोक वाला नहीं होता था। तो ये लोग किसका, स्पोक व्हील के बारे में भी जानकारी नहीं था। आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।